हमने देखा था कि टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है हमारी, उसके ऊपर सोलर रेडिएशंस पड़ती हैं ऑन द एवरेज 1367 वाट्स पर मीटर स्क्वायर। वो हमारी जब एटमॉस्फेयर में से पास करती हैं तो आप समझ लें कि पूरे साल में ऑन द एवरेज कोई 50% हमें ग्राउंड लेवल पे हम हासिल करते हैं, जो कि हमारे लिए अवेलेबल है टू कन्वर्ट इनटू इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, बाकी रेस्ट ऑफ द रेडिएशन क्लियर डे पे कोई 70%, अदरवाइज एवरेज जो है वो 50% है ओवर ईयर। जो जो 50% है उसमें ऑफ कोर्स इसका मतलब ये है, बचे ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो अर्थ के एटमॉस्फेयर है, दरवाजा बंद कर दो प्लीज। अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसमें से सोलर रेडिएशंस when they pass through the atmosphere of the earth, okay, some of the radiations they are reflected back into the outer space by the constituents of the atmosphere, such as different types of gases, water vapors and aerosols. कुछ सोलर रेडिएशन ये सारे कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं और हीट अप होते हैं। अल्टीमेटली वो एनर्जी भी radiated back into the outer space. Okay, radiations ग्राउंड लेवल पे मिलती हैं, कितनी मिलती हैं डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे पे, जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, इसकी अमाउंट डिफरेंट होती है। मॉर्निंग टाइम पे ये डिफरेंट है, दोपहर के टाइम पे डिफरेंट है, इवनिंग टाइम पे डिफरेंट है। इन द समर solar radiations that you will receive at ground level, those are different. In the winter you will receive less solar radiations at Islamabad. Okay, उसके अलावा वेदर की कंडीशंस हैं, sky is overcast, the radiations that you will receive they will be less. Okay, so मेन जो कंट्रीब्यूटर है सोलर रेडिएशन की अमाउंट जो इसमें रिडक्शन होती है, उसमें बेसिकली the distance जो ट्रेवल करती हैं सोलर रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में से जिस डिस्टेंस के थ्रू सोलर रेडिएशंस ट्रेवल करती हैं, अगर वो डिस्टेंस ज्यादा है तो ऑफ कोर्स मोर अटेन्युएशन विल बी देयर, मोर रिफ्लेक्शंस बैक इनटू द आउटर स्पेस दे विल बी देयर, मोर हीटिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर विल बी देयर। इसको अगर मैं एक फिगर की मदद से एक्सप्लेन करूं सामने ब्लैक बोर्ड पे, तो वो कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। कैमरा नजर आ रहा है आपको? जी सर, कैमरा नज़र आ रहा है। ब्लैक बोर्ड नजर आ रहा है? जी जी सर, आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और ये हमारे पास अर्थ की एटमॉस्फेयर की टोटल हाइट है, यहां से ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर तक ये ग्राउंड लेवल है। एंड ऑफ कोर्स द अर्थ इज spherical in shape, so there will be curvature, लेकिन उस curvature को for the time being we neglect to make the things very simple। ठीक है, आप इस लोकेशन पे आप खड़े हैं, ठीक है, मॉर्निंग टाइम पे सन विल बी समवेयर हियर, दोपहर को सन यहाँ पे होगा और शाम के वक्त द सन विल बी समवेयर हियर। ओके, सो मॉर्निंग टाइम पे जो अर्थ की रेज आपकी तरफ ट्रेवल करेंगी, दे विल फॉलो दिस पाथ। At noon, the sun's radiation, they will follow this path. In the evening, the radiations of the sun, they will follow this path. Okay, here we see that the distance traveled by the solar radiations at noon through the atmosphere, it is less than the distance traveled by the solar radiations through the atmosphere in the morning and in the evening. Did you get my point?
सर ज़रा रिपीट कर दें, पॉइंट क्या था? देखिए, ये हमारे पास एटमॉस्फेयर है हमारी अर्थ की। जी सर। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं, इस जगह पे है आपकी लोकेशन। मॉर्निंग टाइम पे सन इज इन द ईस्ट, जी। आपके सर के ऊपर नहीं है। जी सर। इवनिंग टाइम पे इन द वेस्ट, डायरेक्ट आपके सर के ऊपर नहीं है। जी सर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में से जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी सन की रेज, ये वाला डिस्टेंस जो है, ज़्यादा है। इस डिस्टेंस के मुकाबले में क्या है? ज़्यादा है। ज्यादा है। ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के मुकाबले में ज़्यादा है। ज्यादा है। मॉर्निंग टाइम पे व्हेन द सन मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट, ओके, सो व्हाट हैपेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रेडिएशंस, सोलर रेडिएशंस थ्रू डिक्रीजेस। द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, और दोपहर के वक्त वो क्या होता है? मिनिमम होता है। और जी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सोलर रेडिएशन जो एटमॉस्फेयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। ज्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि मॉर्निंग टाइम पे सोलर रेडिएशन को ज्यादा एयर मास में से ट्रेवल करना पड़ता है, जी सर। दोपहर को कम एयर मास में से ट्रेवल करना पड़ता है, और इन द इवनिंग कम more टाइम। air mass, his solar radiations have to travel through more atmosphere or air mass. Did we get my point? यस सर, क्लियर है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, ये सारा दिन चेंज होता रहता है। मॉर्निंग टाइम पे ज्यादा है, दोपहर को मिनिमम है, और उसके बाद फिर मैक्सिमम हो जाता है इवनिंग। ठीक है, अगर मैं इस डायरेक्ट, व्हेन सन इज डायरेक्ट ओवर योर हेड, इसको अगर मैं H1 का नाम दे दूं, अब मुझे अंदाजा नहीं कि लेक्चर्स में मैंने क्या लिखा है, लेकिन यहां से समझने की कोशिश करते हैं। और इस डिस्टेंस को मैं H2 का नाम दे दूं, जो वेरिएबल है। 10 बजे कुछ और होगा, मॉर्निंग टाइम पे कुछ और होगा, इवनिंग टाइम पे कुछ और होगा, लेकिन H1 वो वाला डिस्टेंस है व्हेन सन इज डायरेक्टली ओवर योर हेड। ठीक है, अगर मैं इसको, इफ दिस एंगल इज थीटा, इसमें हम एक डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं, एयर मास रेशो। एयर मास रेशो अगर उस लेक्चर में देखें तो वहां पे एक हमने पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं, एयर मास रेशो, या इसको एयर मास भी कहते हैं, एएम। एएम का मतलब है एयर मास रेशो। ठीक है, एयर मास रेशो इज द डिस्टेंस H2 AM, or air mass ratio is equal to H2 divided by H1. H2 is the distance traveled by the sun rays through the atmosphere, divided by the distance traveled by the sun radiations when the sun is directly over your head. ठीक है, दोपहर के वक्त at noon, when the sun is directly over your head, H2 divided by H1, it will be equal to, किसके बराबर होगा? 1, जब बिल्कुल 1। ऊपर हो। गुड, बिल्कुल ऊपर हो तो उस वक्त 1 होगा। अगर ये थीटा हमें पता हो, इफ दिस थीटा इज नोन टू अस, ठीक है, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, देयर इज कर्वेचर ऑफ कोर्स, एटमॉस्फेयर का भी कर्वेचर है, अर्थ का भी कर्वेचर है, लेकिन अगर इस कर्वेचर को हम निग्लेक्ट करें तो हमारी मैथमेटिक्स सिंपल बन जाती है। So if we look at this triangle, so this triangle is a right angle triangle. ठीक है, so air mass ratio is H2 divided by H1. ठीक है, लेकिन H1 divided by H2 is nothing but cos of थीटा। theta. यस सर। ठीक है, air mass ratio will be equal to 1 over cos of थीटा। थीटा। ठीक है, लेकिन जनरली दिस एंगल इज, वी आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड विद दिस एंगल। ये वाला जो एंगल है, इसमें हम इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल मैटर टू फाइंड द एंगल दैट्स रेज ऑफ द सन दे मेक विद द ग्राउंड प्लेन। इसको फाइंड करना बड़ा आसान है। 90 - थीटा। एक तरीका तो ये है, अगर आपके पास एक
वर्टिकल एक स्टिक आप जमीन के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, और इफ सन इज समवेयर हियर इट विल कास्ट ए शेडो, स्टिक का शेडो यहां पे ही फॉल करेगा, ठीक है। इफ दिस डिस्टेंस इज नोन टू मी and if the height of stick is known to me, so it's very simple matter to find this angle theta. Is it clear? सर हम किस तरह करेंगे? वो शेडो तो बन देखिए गया, सन एंगल अगर किस तरह यहाँ आएगा? पे है, जी सर। एक स्टिक आप यहीं पे खड़ी करें, ठीक है, अगर सन यहाँ पे है तो ये जो सन की रेज है इसका शेडो, ये जो स्टिक है इसका शेडो जमीन के ऊपर पड़ जाएगी, ये वाला शेडो यहां से लेकर यहां तक ये शेडो होगा स्टिक का। सही, बिल्कुल। अगर ये शेडो की लेंथ मुझे पता हो, जी सर। ये मैं से जस्ट आपको बता रहा हूं, लेकिन हम और तरीके हैं उनकी मदद से हम फाइंड करते हैं। फॉर द टाइम भी जी जस्ट सर। आपको समझाने की बात कर रहा हूं कि अगर ये शेडो है उसकी लेंथ आपको पता है और स्टिक की अगर हाइट आपको पता है, सो यू कैन फाइंड दिस एंगल, जी सर, बिल्कुल हो सकता है। जो कि सन की रेज अर्थ के प्लेन के साथ बना रही है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल भी हमें क्या है, पता पता है। है। 90 माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसको मैं इस तरीके से, इस ट्राइंगल को मैं इस तरीके से, इस H1 को अगर मैं उठा के यहाँ पे ना ट्राइंगल है ना, सो दिस इज H1 और ये हमारे पास H2 है, सो H2 डिवाइड बाय H1 इज नथिंग बट, कॉस इसको अगर मैं थीटा का नाम, ये थीटा 2 का नाम दे देता हूं, उसको थीटा 1 का नाम दे देता हूं। कॉस थीटा 1 हो जाएगा। AM इज नथिंग बट H2 डिवाइड बाय H1 या 1 ओवर साइन थीटा 1, जी सर। क्योंकि H1 डिवाइड बाय H2 इज इक्वल टू साइन थीटा 1, H2 डिवाइड बाय H1 इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा 1, जी सर। ठीक है। नाउ ऑफ कोर्स मॉर्निंग टाइम पे AM जो होगा वो ज्यादा होगा, उसके बाद एट नून इफ द सन इज ओवर योर हेड, ठीक है, AM विल बी इक्वल टू 1 और उसके बाद फिर AM रेशो बढ़ना शुरू कर देगा। सर ये जब ऑपोजिट साइड पर जाएगा, मतलब कि वेस्ट की तरफ जा रहा है, जब ये वेस्ट की तरफ हाँ, जाएगा तो तब ये नेगेटिव हो जाएगा। नहीं नेगेटिव नहीं, ये फिर कब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये एक रेशो है ना, H2 डिवाइड बाय H1 का रेशो है, सही, ठीक है। कि अभी नेगेटिव की बात नहीं की, ये एक रेशो है, सिंपली एक रेशो है। सही सही सही। H2 डिवाइड, ये सिर्फ ये बताता है कि जब सन आपके हेड के ऊपर नहीं है, किसी और डिस्टेंस पे हो, तो हेड के ऊपर हो तो कितना एटमॉस्फेयर के ऊपर डिस्टेंस, कितना एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है सन की रेडिएशन, हेड के ऊपर ना हो तो कितनी एटमॉस्फेयर के में से ट्रेवल करती है, उनका रेशो है बेसिकली। सही सही। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि एयर मास रेशो ज्यादा होने का मतलब ये है कि लेस सोलर रेडिएशन विल मेक देयर वे टू द ग्राउंड लेवल। सही। एयर मास रेशो ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा डिस्टेंस, कम रेडिएशंस आपको मिल जाएंगी। एयर मास रेशो कम है तो इसका मतलब है यू विल गेट मोर रेडिएशंस जी पर सर। स्क्वायर मीटर, सर मोर एनर्जी। जी सर। सर दूसरी बात ये है कि ये जो हाइट्स हैं H2 और H1, ये भी तो हम फाइंड कर सकते हैं ना। एटमॉस्फेयर की हमें लेंथ पता है, हाइट्स पता है, तो वो हम क्यों जी नहीं जी करते? उस जी तरह भी कर जी सकते हैं। जी, लेकिन हाँ अगर वो पता है आपको, लेकिन मॉर्निंग टाइम पे इस जगह पे है तो ये डिस्टेंस आप कैसे कैसे कंप्यूट करेंगे, जी सर। ये करना ज्यादा आसान है क्योंकि ये जी सारा दिन सर। चेंज होता है ना, ये एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है। जनरली वी हैव मैथमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है, सही। उन मैथमेटिकल इक्वेशंस हम फाइंड कर सकते हैं कि एट मॉर्निंग टाइम पे 8 बजे व्हाट इज दिस एंगल, एट 9 o'clock व्हाट इज दिस एंगल, यू जस्ट have some programs, you have some mathematical equations, दो mathematical equations है, अगर वो equations आपको पता है तो दिन के किसी भी इंस्टेंट पे आप दिस थीटा को एक तो आप मेयर कर सकते हैं यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट, ओके, क्रूड मेथड जो मैंने आपको बताया ये वाला मेथड है, उसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से आप मेयर कर सकते हैं। देन वी हैव मैथमेटिकल इक्वेशंस, उन मैथमेटिकल इक्वेशंस की मदद से ये थीटा को हम मेयर कर सकते हैं, सही है ठीक सर। है। तो थीटा इज नोन टू अस, इसका मतलब ये हुआ कि एयर मास रेशो को हम फाइंड कर सकते हैं या एयर मास को हम फाइंड कर सकते हैं। सही है सर। इज इट क्लियर? सो
एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, जब आप इसके बजाय इस पॉइंट के बजाय अगर इस पॉइंट पे आप हैं, तो जनरली टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर के लिए हम एयर मास रेशियो AM, उसको हमने नाम दिया AM0। ठीक है, अगर सन इज, यानी आप किसी सैटेलाइट के ऊपर हैं, ठीक है, तो उसको हम AM0 का नाम देते हैं, क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है। अगर सन डायरेक्ट आपके हेड के ऊपर है, उसको कहते हैं AM1। ठीक है, अगर रेज 1.5 टाइम्स मोर डिस्टेंस ट्रेवल करती है एटमॉस्फेयर में से एज कंपेयर टू द डिस्टेंस दे विल ट्रेवल व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवर योर हेड, इसको हम कहते हैं AM1.5। then of course we will have AM2.5, AM2, AM1.3 and so on। इसका मतलब ये हो, AM2.5 का मतलब ये है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये 2.5 टाइम्स मोर है। ठीक है, इस डिस्टेंस से जो सन की रेज ट्रेवल करेगी थ्रू द एटमॉस्फेयर व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवर योर हेड। सर ये पिक्चर क्लियर ठीक है, नज़र नहीं आ रही, ब्लर हो रहा है। ये सिर्फ वही फिगर है पुरानी वाली। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ नज़र सही नहीं आ रही। ये एटमॉस्फेयर है, ये टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर है, और ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है। Did you get my point? जी सर, क्लियर है। ठीक है, AM2.5 का मतलब क्या है, ये वाला डिस्टेंस है 2.5 टाइम्स दिस डिस्टेंस। AM1.5 का मतलब है दिस डिस्टेंस इज 1.5 टाइम्स दिस डिस्टेंस। जी सर। ठीक है, जी सर। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस सन ये है रेडिएशन सर, जी, सन की रेडिएशन ज़्यादा या कम हो रही है ये हम पता लगा सकते हैं। अगर 1 होगा तो ज़्यादा होंगी। तो लैंड लेवल पे जो आपको रेडिएशंस मिल जाएंगी वो कितनी आपको मिल रही है, बेसिकली इसकी सिग्निफिकेंस के क्या ये है। नाउ हियर वी हैव, ये जो फिगर है इसको हम कहते हैं, नजर आ रही है ये फिगर या नहीं? यस सर। जी सर, आ रही एक मिनट में इसको बंद करता हूं। और ये वाली फिगर, कैन यू सी दिस फिगर, सोलर स्पेक्ट्रम जिसकी यस सर। ये जो सोलर स्पेक्ट्रम है बेसिकली टॉप का जो ग्राफ है जिसको हमने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम की नाम दिया है या AM0 का नाम दिया है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास y एक्सिस पे इरेडियंस है वाट्स पर मीटर स्क्वायर पर नैनोमीटर, और x एक्सिस पे हमारे पास है वेवलेंथ। बेसिकली सोलर रेडिएशन जो है वो फोटॉन्स हैं, एनर्जी फोटॉन्स हैं, और वो डिफरेंट वेवलेंथ्स पे के फोटॉन्स हमारे पास आते हैं सन से। उसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस के भी फोटॉन्स हैं, उसमें विजिबल बैंड के भी हैं, उसमें अल्ट्रावायलेट बैंड के भी हैं। ठीक है, अगर हम कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले लें और टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर में जाएं और वहां से अगर हम सोलर रेडिएशंस को मेयर करें, उसकी अमाउंट को मेयर करें, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें जो पर स्क्वायर वाट्स पर स्क्वायर मीटर उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर फॉल करती हैं पर यूनिट लेंथ मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की रेडिएशंस, तो उसमें हम देखते हैं कि जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम या AM0 का नाम दिया, इस तरह का स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। ये जो टॉप वाला जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, इसको मैं यहां से, ये आपको कर्सर नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है, ये वाला जो स्पेक्ट्रम है, ये वाला स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी, ये वाला टॉप वाला। ओके। ठीक है, लेकिन एट ग्राउंड लेवल पे अगर हम AM1.5 AM पे अगर स्पेक्ट्रम हम फाइंड करें, 1.5 AM का मतलब ये है कि जिस इंस्टेंट पे ये स्पेक्ट्रम आप फाइंड कर रहे हैं उस टाइम पे सोलर रेडिएशन जो है 1.5 टाइम्स मोर डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं थ्रू द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू द डिस्टेंस
that they will travel when the sun is directly over your head. Did you get my point? ठीक यस है, सर। तो AM 1.5 पे जो स्पेक्ट्रम मिलता है ग्राउंड लेवल पे, ऑफ कोर्स ऊपर वाला एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम AM जीरो का नाम हमने दिया है। ये बेसिकली स्पेक्ट्रम है जब आप किसी सैटेलाइट के ऊपर बैठे हुए हैं फॉर इंस्टेंस, वहां से सोलर रेडिएशन को इंस्ट्रूमेंट आप लगाते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट्स की पर यूनिट एरिया के ऊपर जो सोलर रेडिएशन, सोलर एनर्जी फॉल करती है, ठीक है, और उसकी पर यूनिट वेव लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली, ठीक है। और ये जो टॉप का जो प्लॉट है, इसका एरिया अंडर द कर्व अगर हम फाइंड करें तो टोटल एनर्जी आती है जो उस सरफेस के ऊपर फॉल करेगी, एंड दैट इज इक्वल टू 1367 वाट्स पर मीटर स्क्वायर। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर। सर ये AM जीरो का ये मतलब है कि ये इसका AM1 है इस वाले प्लॉट का? AM0 का मतलब नहीं, AM0 का मतलब ये है कि जब आप एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के, जिसमें एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व नहीं होती है, द रेज डू नॉट ट्रेवल थ्रू द एटमॉस्फेयर। आप सैटेलाइट के ऊपर बैठे हुए हैं, आप टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर पे हैं, ठीक है, तो वहां पे कोई एयर इन्वॉल्व नहीं होती, तो इस वजह से हमने AM0 का नाम दिया। जब भी AM0 कहीं लिखा होगा तो फौरन आपके जहन में आना चाहिए कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम है बेसिकली। यू गेट माय पॉइंट? जी सर। ठीक सर है, अगर हम टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम, हाँ सर अगर हम AM1 के लिए प्लॉट करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा मतलब पावर होती है ना, उसका ज़्यादा एरिया आता इससे नीचे नहीं, वाले कम से आता है ना। 1.5 वाले AM1 का मतलब ये है कि अब AM1 का मतलब ये है कि अब ऊपर वाले के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम के मुकाबले में कम पावर आती, क्योंकि AM1 का मतलब ये है कि अब सोलर रेडिएशन थ्रू एटमॉस्फेयर में से ट्रेवल कर रही है। AM1 का सिंपली ये मतलब है कि सन इज डायरेक्टली ओवर योर हेड, लेकिन ओवर योर हेड भी हो तो स्टिल दे हैव टू ट्रेवल थ्रू द एटमॉस्फेयर। जी सर। So some of the solar energy, it will be absorbed by the constituents of the atmosphere. Some of the energy they will reflect back into the outer space. जी सर। Is it clear? सर इसका मतलब है 1.5 वाले से ज़्यादा 1.5 का मतलब है even more distance the sun rays travel through the atmosphere as compared to when the sun is over your head. AM 1.5 पे स्पेक्ट्रम जो होगा उसकी एनर्जी कम होगी, AM 2.5 पे मजीद कम होगी, क्योंकि more and more atmosphere when the solar radiations have passed through, more and more energy in the solar radiations it will be absorbed, and more energy it will be reflected back into the outer space. Is it clear? यस सर। सर ये 5 7 7 7 8 के ये क्या सर चीज़ है? नहीं, ये मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। उसमें हम देखते हैं कि नीचे वाला जो स्पेक्ट्रम है ये बेसिकली AM1 टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम की बात की है, तो ये AM 1.5 पे मेयर किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जिस इंस्टेंट पे ये मेयर किया गया था उस टाइम पे जो सोलर रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में से पास हो रही थी, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, वो 1.5 टाइम्स द डिस्टेंस व्हेन द सन वुड हैव बीन ओवर योर हेड, ठीक है, इतना ज्यादा डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रही है एटमॉस्फेयर में से, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि सोलर स्पेक्ट्रम है पहले के मुकाबले में ये इसकी जो अगर एरिया अंडर द कर्व निकालें तो इसमें एनर्जी जो है वो कम है, और इसमें हम ये भी देखते हैं मसलन एक्स एक्सिस पे हमारे पास 208 नैनोमीटर है, 645 नैनोमीटर है, 1010 नैनोमीटर, ये बेसिकली वेवलेंथ है। तो उसमें हम देखते हैं कि 1375 नैनोमीटर की जो फोटॉन है they do not reach at all at the ground level, उसमें भी हैं, और उसके साथ जो ऊपर एरोस H2O और CO2 करके जो दो एरोस बनाए हैं, और यहाँ पे 1741 और 2100 के दरमियान में भी हम देखते हैं कुछ फोटॉन्स ऐसे हैं वो एनर्जी कंप्लीटली एलिमिनेट हो गई है। बेसिकली इस वेवलेंथ की जो फोटॉन्स हैं they have either been absorbed or they have been reflected back into the outer space. Of course different types के gases हैं, CO2 है, H2O है, उनका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स के फोटॉन्स के लिए डिफरेंट होता है। एक तो ये कि ये स्पेक्ट्रम जो है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के मुकाबले में ये अटेनुएट हुआ है। डिफरेंट वेवलेंथ्स में हम देखते हैं कि इसमें कुछ जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम में फॉर एग्जांपल 1375 में हम देखते हैं कि सारे के सारे फोटॉन्स मौजूद हैं, लेकिन ज़मीन के लेवल पे जब हम देखते हैं तो एक तो अटेनुएशन भी हमें नज़र आती है। 1375 से ज़रा अगर हम दूर चले जाएं
दोज वेवलेंथ के फोटॉन तो आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे फोटॉन्स जमीन तक पहुंच नहीं पाए हैं। दे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बैक और हैव बीन एब्जॉर्ब्ड, और कुछ वेवलेंथ के फोटॉन्स जो हैं वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गए हैं। तो ये H2O है और CO2 है, बेसिकली दे आर रिस्पांसिबल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ दोज वेवलेंथ्स। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये जो स्पेक्ट्रम है इसके तीन पार्ट्स हैं। उसमें अगर टॉप पे आप देखें तो वहां पे यूवी लिखा हुआ है, फिर विजिबल लिखा हुआ है, फिर इंफ्रारेड लिखा हुआ है। तो बेसिकली सोलर रेडिएशंस में अल्ट्रावायलेट बैंड में भी एनर्जी होती है, विजिबल बैंड में भी होती है, और इंफ्रारेड बैंड में भी होती है। ठीक है, अगर हम AM2.5 की बात करें तो ये स्पेक्ट्रम तो हमारे पास AM1.5 है। AM2.5 की बात करें तो ये कर्सर को जरा देखें तो इट माइट बी समवेयर हियर। ठीक है, और इसमें भी बहुत सारी वेवलेंथ्स जो हैं, अब मोर एयर मास इज देयर। ठीक है, बिटवीन द सन रेज हैव टू ट्रेवल थ्रू द एटमॉस्फेयर। इसका मतलब ये हुआ कि मोर photons in the solar radiations, they will be eliminated. Okay, they will not make their way to at ground level. Did you get my point? यस सर। सर इसमें एक ठीक है। क्वेश्चन था, ये जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम है ये 2100 नैनोमीटर के बाद ये भी डिके कर रहा है, एटेन्यूएट कर रहा है, तो इसका क्या रीज़न है? हाँ, इसका मतलब ये है कि सोलर रेडिएशंस जो वहां से जो रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। बेसिकली जो सन से जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं वहां पे फ्यूजन रिएक्शन होता है, उसके नतीजे में जो रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बनती हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है ये। इज इट क्लियर? सर लेकिन उनके रास्ते में तो कोई सी हर्डल नहीं है, जैसे एटमॉस्फेयर में बहुत नहीं, सारी। कोई नहीं है, लेकिन वहां पे बनती ही इतनी है। सोलर रेडिएशंस जो है, सन वहां पे जब सोलर रेडिएशंस वहां पे बनती हैं, एनर्जी जब रिलीज होती है तो एनर्जी डिफरेंट वेवलेंथ्स में, वो तो कोई फ्लैट स्पेक्ट्रम तो नहीं होता है ना। सही 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 समझ गया। सोलर सन के अंदर जो एनर्जी बनती है वो कोई फ्लैट स्पेक्ट्रम नहीं है कि उसमें सारी वेवलेंथ्स या सारे फोटॉन्स इक्वल एनर्जी के सारे फोटॉन्स हैं। फ्यूजन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है तो उसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस के फोटॉन्स फॉर एग्जांपल कम है, पर यूनिट वेवलेंथ उनमें एनर्जी कम है। ठीक है, विजिबल में ज्यादा है, इंफ्रारेड में कम है, एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? Yes, ये sir, तो clear. सन की जो एनर्जी, अब अगर सामने आग जल रही है, इसका अगर आप स्पेक्ट्रम बनाएं तो ऑफ कोर्स उसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स होंगी, और उसका स्पेक्ट्रम भी इसी तरह का, कहीं पे कुछ वेवलेंथ्स पे उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कुछ वेवलेंथ्स पे कम होगी। वो तो जो फिनोमिना है, जो वो रेडिएशंस जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, वो तो उस पर डिपेंड करता है, वो किन वेवलेंथ्स के फोटॉन्स को उस फिनोमिना के दौरान वो फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। So the solar spectrum AM047, अगर हम आउटर एटमॉस्फेयर में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम की हमने बात की AM0, तो उसमें हम देखते हैं कि अल्ट्रावायलेट भी है, विजिबल बैंड भी है, और इंफ्रारेड भी। अल्ट्रावायलेट इज रेडिएशंस। अब देखिए नीचे दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम है उसमें हम देखते हैं कि अल्ट्रावायलेट की बहुत सारी जो इंटेंसिटी है वो कम होकर जमीन के लेवल पे आती है, बिकॉज ये हमारे लिए अच्छा भी है। अगर ये टॉप लेवल की जो सारी अल्ट्रावायलेट रेज अगर जमीन तक पहुंच जाएं तो हमारे लिए दे आर वेरी वेरी हार्मफुल। ठीक है, ड्यू टू द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, दोज रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट बैंड की जो रेडिएशंस है उनकी इंटेंसिटी जमीन के लेवल पे बहुत कम आ जाती है। ठीक है, उसके बहुत सारे फोटॉन्स जो हैं अल्ट्रावायलेट बैंड में, वो या तो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट्स में। एब्जॉर्ब होने के बाद उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और फिर वही जो एनर्जी है वो इंफ्रारेड की हमेशा वेवलेंथ ज्यादा होती है। जब भी कोई चीज गर्म हो जाती है, हीट अप हो जाती है, तो उसमें से रेडिएशंस निकलती है, वो इंफ्रारेड में निकलती है। सो अल्ट्रावायलेट बैंड की एनर्जीज वो एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद फिर इंफ्रारेड में वो दोबारा इमिट करते हैं। तो इस वजह से सोलर सन की जो इंटेंसिटी है जमीन के लेवल पे हमें जो मिलती है उसमें अल्ट्रावायलेट बैंड में वो कम है। ठीक है, और विजिबल बैंड है ये तकरीबन 380 नैनोमीटर से लेकर मेरे ख्याल में कोई 750 और 35 उसके आसपास ये जो बैंड है ये विजिबल बैंड है, और 735 आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द अपर लिमिट, लेकिन 700 में वो है कोई 750 35 और समथिंग लाइक दैट। उससे ऊपर जो सोलर एनर्जी जो है वो इंफ्रारेड बैंड में है। अगर कोई आपसे पूछे AM1.5 में हाउ मच एनर्जी पर यूनिट एरिया इंफ्रारेड
जो बैंड के जो बैंड में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितनी मिलती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन नजर आ रही है, इससे इस तरफ जो स्पेक्ट्रम है उसका एरिया अंडर द कर्व निकाले हैं, ठीक है, एट AM 1.5 पे, तो उससे जो एनर्जी मिलेगी वो बेसिकली होगी पर यूनिट एरिया सोलर रेडिएशंस की वजह से जो एनर्जी हमें मिलेगी। और इसी तरीके से जो विजिबल बैंड में हम देखते हैं कि ये जो दो वर्टिकल लाइनें लिखी गई बनाई गई, एक ये है और एक ये है, और इसमें AM 1.5 पे ये वाला स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो इसके अंडर अगर हम फाइंड करें हाउ मच एरिया इज दियर, वो एरिया जो होगा वो हमें मिल जाएगा सोलर रेडिएशन, या इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है उसमें कितनी एनर्जी है, वाट्स पावर है, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया हमें जो मिलेगी वो हमारे पास आ जाएगी। सिमिलरली इस पोर्शन में अगर हम देखें तो इसका एरिया अंडर द कर्व अगर हम फाइंड करें तो अल्ट्रा वायलेट बैंड के जो फोटॉन्स जो एनर्जी कैरी करेंगे और जो जमीन पे ले आएंगे अपने साथ, पर यूनिट एरिया में जो हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। सोलर स्पेक्ट्रम एट AM 0 contains about 47% of solar power in the visible band, 46 in infrared band and 7% in ultraviolet band. 47% अगर AM 0 की बात करते हैं तो AM 0 का मतलब ये है कि ये टॉप का जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है इसमें ये 47% पावर इन विजिबल बैंड है। ये वाली जो पावर है इसमें अगर विजिबल बैंड की पावर अगर हम निकालना चाहे AM 0 पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टॉप का जो ग्राफ है उसका एरिया निकालना तो ये 47% होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि सन से जो रेडिएशंस आती हैं, ठीक है, और टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर में 47% एनर्जी जो होती है वो विजिबल बैंड के फोटॉन्स कैरी करते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट से लेकर इस तरफ अगर मूव करें और एरिया अंडर दिस कर्व अगर हम फाइंड करें, ये वाली कर्व जो टॉप वाली कर्व है इसका एरिया अगर हम फाइंड करें, ठीक है, तो वो एनर्जी कैरी करती 46%। और ये वाला अल्ट्रावायलेट बैंड जो है इसका जो ग्राफ है इसका एरिया अंडर द कर्व अगर हम फाइंड करें तो वो हमारे पास अल्ट्रावायलेट बैंड की एनर्जी होती है। तो आई समराइज, टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर में जो रेडिएशंस सन की अगर आप कैप्चर करें तो उसमें से अबाउट 6 or 7% इन अल्ट्रावायलेट बैंड में होती है एनर्जी, 47% विजिबल बैंड में होती है और 46% जो है इंफ्रारेड बैंड में होती है, ठीक है। लेकिन अगर इसी एनर्जी को अगर हम AM 1.5 पे देखें, AM 1.5 का मतलब क्या है? AM 1.5 का मतलब ये है now solar radiations travel through the atmosphere, और जो डिस्टेंस सोलर रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती हैं वो 1.5 टाइम्स द डिस्टेंस दे विल ट्रेवल थ्रू द एटमॉस्फेयर व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवर योर हेड, ठीक है। तो उसमें हम स्पेक्ट्रम में भी देखते हैं कि उसमें एनर्जी ओवरऑल अगर हम एनर्जी फाइंड करना चाहें कि हाउ मच एनर्जी इज दियर, ठीक है, वो कम है। लेकिन डिफरेंट जो वेवलेंथ्स है उनमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनका बिहेवियर है, अटेन्यूएशन प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स पे उनकी प्रॉपर्टीज, उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। इसी वजह से टेरेस्ट्रियल स्पेक्ट्रम है एट 1.5 पे अगर हम देखें तो उसमें इनकमिंग रेडिएशंस अल्ट्रावायलेट में सिर्फ 2% रह जाती हैं। टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर में अल्ट्रावायलेट बैंड में कितनी थी? 7% थी, लेकिन एट ग्राउंड लेवल पे आ गई तो कितनी परसेंट रह गई? दे आर ओनली 2%, ठीक है। जो हमारे पास आ गई उसका 2% उसमें होगा, अल्ट्रावायलेट बैंड में होगा। 54% इन विजिबल बैंड, जो टोटल रेडिएशंस ग्राउंड लेवल पे आपको मिल जाएंगी AM 1.5 पे, तो उसका कोई 54% विजिबल बैंड में होगा। ऊपर कितना था टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर में? इट वाज 47%। ग्राउंड लेवल पे जो आपको मिलेगा कितना है? 54% है। और 44% इन इंफ्रारेड है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एटमॉस्फेयर के उसमें स्पेक्ट्रम में भी हमने देखा कि बहुत सारी वेवलेंथ्स, इसमें अटेन्यूएशन इंफ्रारेड, ये जो लाइन है तकरीबन कोई 750 नैनोमीटर से इस तरफ जो राइट की तरफ जो लाइन है, ग्राफ है, तो उसमें हम देखते हैं कि मोर अटेन्यूएशन इज देयर। हियर देखें, यहाँ पे अटेन्यूएशन है, यहाँ पे बहुत सारे फोटॉन्स अपना जमीन तक नहीं पहुंच पाते। यहाँ पे जो सोलर रेडिएशन जो इंटेंसिटी उसमें बहुत ज्यादा अटेन्यूएशन, यहाँ पे अटेन्यूएशन है।
ठीक है, तो एरिया अंडर द ग्राफ इज मच स्मॉलर, और इट इज इफ दिस एरिया इफ वी फाइंड इट इज ओनली 44%। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जमीन के लेवल पे जब AM 1.5 पे सोलर स्पेक्ट्रम अगर हम फाइंड करें, फिर एनर्जीज की डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड करें डिफरेंट वेवलेंथ्स पे, तो उसमें हम देखते हैं कि 2% इनकमिंग जो रेडिएशंस हैं वो अल्ट्रावायलेट बैंड में है, 54% विजिबल बैंड में है, और 44% इंफ्रारेड बैंड में है। ठीक है, ऑन ए क्लियर डे एट सी लेवल, ये एक स्टैंडर्ड है, AM 1.5 इज ए स्टैंडर्ड। आमतौर पे जब कोई सोलर पैनल आप खरीद के ले आते हैं, ठीक है, और वो कहता है कि ये सोलर पैनल जो है 250 वाट्स आपको पावर देगा, तो इसका मतलब ये है कि ये अंडर सर्टेन कंडीशंस, टेस्टिंग कंडीशंस है, उन कंडीशंस के लिए, क्योंकि डिफरेंट कंपनी सोलर पैनल्स बनाती हैं, ठीक है, तो स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड रखा, इस स्टैंडर्ड पे जो भी वो अपनी पावर कोड करेंगे, ठीक है, वो इस स्टैंडर्ड पे कोड करेंगे। तो उसमें जो आमतौर पे होता है 1.5 AM पे जब भी कोड करते हैं अपने सोलर पैनल्स की पावर को, वो फिर एट सी लेवल क्लियर डे हो और AM 1.5 हो, तो उस सूरत में आपका जो सोलर पैनल जो है वो हाउ मच पावर it will deliver to you, and that is maybe 300, maybe 500, maybe 250, ठीक है, whatever the power is, ठीक है, तो वो बेसिकली स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस पे है। लेकिन यहाँ पे जो उसने बताया है AM 1.5 पे सोलर, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, पैनल की बात नहीं कर रहे हैं, जनरली जो सन की जो एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर सेकेंड जो फॉल करेगी AM 1.5 पे एट सी लेवल पे, वो हमारे पास 1000 वाट्स होगी। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर, क्लियर है जी तैमूर, ठीक है। यस सर। सर ये एक सेकंड में मतलब 1 मीटर पे 1000 वाट्स आएगी? पर मीटर स्क्वायर एरिया है ना। नहीं सर, ये जो भी आपने कहा 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर, जूल पर सेकंड होती है। 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर एरिया में 1000 वाट्स आपको मिलेंगी। टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर में कितनी होती है? इट इज 1367 वाट्स होती पर मीटर पर मीटर स्क्वायर एरिया में, पर यूनिट एरिया में, ठीक है। लेकिन जमीन के लेवल पे, एट सी लेवल पे, एट AM 1.5 पे 1000 वाट्स पर मीटर स्क्वायर, क्लियर डे हो, प्रोवाइडेड दैट। सर ये 1367 कहाँ पर होती है? ये टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर पे, टॉप ऑफ 1367, ये बार बार मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है, 1367 वाट्स पर मीटर स्क्वायर एट AM 0 पे। AM 0 कहाँ पे डिफाइन करते हैं हम? टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर पे, जहाँ पे आपके सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पे इफ सम सरफेस इज फेसिंग द सन, सन की तरफ देख रही है, तो उसके ऊपर जो एनर्जी फॉल करेगी दैट इज 1367 वाट्स, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। और एट ग्राउंड लेवल पे, सी लेवल पे, AM 1.5 पे 1000 वाट्स पर मीटर स्क्वायर एनर्जी फॉल करेगी। सही। और सर ये जो एनर्जी हमें मिलती है, ये भी सारी की सारी हम यूटिलाइज नहीं कर पाते ना उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ये तो अंडर बेस्ट कंडीशंस है ना। जी सर। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि मॉर्निंग टाइम पे मे बी AM 2.5, ठीक है, इवनिंग टाइम पे मे बी AM 3, AM 2.5, AM 2, सारा दिन वो चेंज होता रहा ना, एयर मास रेशो चेंज हो रहा है। जी सर। क्यों चेंज हो रहा है? मॉर्निंग टाइम पे change ज्यादा हो रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, दोपहर को कम करती हैं। और फिर अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, गर्मियों में इस्लामाबाद में अगर सन को अगर हम देखें ना, तो ये तकरीबन जमीन के साथ 85 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी एग्जैक्टली ओवर हमारे हेड पे नहीं होता है। और सर्दियों में कहाँ जाता है? साउथ में जाता है। तो तकरीबन सर्दियों में दोपहर के वक्त इवन वो कितना बनाता है एंगल? इट इज मे बी 25-35 इतना एंगल बनाता है। तो इसका मतलब है कि सर्दियों के मौसम में सोलर रेडिएशंस को बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है थ्रू द एटमॉस्फेयर। इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे जो सोलर रेडिएशन सर्दियों में मिल जाएंगी एट ग्राउंड लेवल पे, वो बहुत कम मिलेगी। सोलर स्पेक्ट्रम अगर सर्दियों में प्लॉट करें, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अगर सर्दियों में देखें, ठीक है, तो ये 1000 से भी कम होगी,
क्योंकि सन इज एट 35 डिग्री या 30 डिग्री एग्जैक्ट, मुझे आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन आगे हम देखेंगे साउथ में होता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता फिर 21 दिसंबर को जो एंगल होता है, ये मिनिमम एंगल होता है जो जमीन के साथ सन बनाता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता साउथ से फिर अगर हर दोपहर को 21 दिसंबर के बाद 22 दिसंबर की दोपहर को अगर हम देखें तो सन थोड़ा सा दोपहर को इस तरफ मूव कर गया होगा, फिर 23 दिसंबर आहिस्ता आहिस्ता मूव करता आता है, और 31 ऑफ जून को आप समझ लें कि कोई इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो कोई मे बी 85-86 डिग्रीज एंगल जो है ना वो बनाता है अर्थ के प्लेन के साथ, और उसके बाद 21 जून के बाद फिर ये दोबारा साउथ की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। डिड यू गेट माय पॉइंट? सर आप ये जिस एंगल फर्दर आप ये जिस एंगल की बात कर रहे हैं, ये वही एंगल है ना जो वर्टिकल के साथ हमने बनाया था? जी 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 जी, सही है, बस क्लियर है। ये देखें वर्टिकल के साथ जो है ना जो एंगल बनाता है, जो जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, एक स्टिक खड़ी करें वहां से सन का एंगल फाइंड करें। जी सर। सर्दियों में साए क्यों लंबे होते हैं? अगर दोपहर को हम देखें, सर्दियों में साए लंबे होते हैं ना, आप खड़े हो जाएं दोपहर को 12 बजे, आपका साया लंबा होगा। गर्मियों में 21 जून को आप साया, अपने साए की लेंथ अगर आप देखें तो ये बिल्कुल क्या होगा, बहुत छोटा हो गया होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम साउथ की तरफ मूव करना शुरू करते हैं इस्लामाबाद से, तो कोई ऐसा पॉइंट भी हो सकता है कि जिसमें गर्मियों में 21 जून को बंदे का साया बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि जो आप साउथ की तरफ, ये थोड़ा सा हम आगे देखते हैं, एक दो स्लाइड्स देखेंगे तो वहां से फर्दर आपको चीजों की समझ आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हम टाइम लगाने के बजाय हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। ठीक है, नाउ वेयर इज द सन? द इंपॉर्टेंट थिंग इज हमें सन की पोजीशन का पता होना चाहिए कि सन कहाँ पे है। आप कोई ट्रैकिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं या सोलर पैनल्स या सोलर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स हैं, उनकी ये स्लाइड आपको नजर आ रही है, वेयर इज द सन वाली? जी सर, नजर आ रही है। ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं कि सन की पोजीशन कहाँ पे है, क्योंकि आप एनर्जी हार्वेस्ट करवाना चाहते हैं सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम्स की मदद से, तो उसमें या ट्रैकिंग करवाना चाहते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि सन कहाँ पे है, ताकि आपका जो सोलर पैनल है वो हमेशा सन को फेस करे। ठीक है, हियर वी हैव द सन एट द सेंटर ऑफ, इलिप्स के सेंटर में नहीं है बल्कि उसके एक साइड पे है। ठीक है, और ये जो इलिप्स की जो शेप है ये बेसिकली अर्थ का पाथ है जो सन के गिरद वो पूरे साल में ट्रेवल करता है। ठीक है, सो इन द समर 21 जून को, इसमें इंपॉर्टेंट थिंग इज 21 जून को ये इलिप्स के एक साइड पे एक्सट्रीम पे होता है, और 21 दिसंबर को अर्थ इज एट द अदर एक्सट्रीम। यानी जो मैक्सिमम डिस्टेंस, आमतौर पे तो हमारे ज़हन में ये होता है कि गर्मियों में हमारा डिस्टेंस जो है वो सन से कम होगा और सर्दियों में हमारा डिस्टेंस सन से ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 21 जून को मैक्सिमम डिस्टेंस होता है सन से 152 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर, और गर्मियों में जो है और 21 दिसंबर को इट इज 147 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर। ठीक है, और मार्च और जून है, उसमें मार्च और सितंबर जो है उसमें हम देखते हैं कि सन जो है वो सन के बहुत ज्यादा करीब है। ठीक है, लेकिन ये जो अर्थ का जो टिल्ट है, जिस प्लेन में अर्थ रोटेट करता है, इलिप्टिकल प्लेन जो है, ठीक है, इलिप्स में रोटेट करता है, वो इलिप्स जिस प्लेन के ऊपर लाई करती है उस प्लेन के साथ जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कोई 23.45 डिग्रीज का टिल्ट बनाता है। ये देखें, इसका मतलब ये हुआ कि समर में व्हेन द सन इज हियर, तो इसका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द साउथ। ये टिल्ट चेंज नहीं होता है, ये टिल्ट इट इज फिक्स्ड टिल्ट 23.45 डिग्रीज। ठीक है, और इसका सदर्न हेमिस्फीयर है समर में इट इज अवे फ्रॉम द सन, लेकिन टिल्ट चेंज नहीं होता है, और सन जब मूव करके यहाँ पे आता है, ठीक है, टिल्ट इज स्टिल द सेम जो प्लेन के साथ बनाता है। तो लेकिन अब चूंकि यहाँ से मूव करके इसको डायरेक्ट अगर मैं उठा के यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नाउ इट विल बी अवे फ्रॉम द सन, और सदर्न हेमिस्फीयर इट विल टिल्ट इट विल बी टुवर्ड्स द सन। इसी वजह से गर्मियों में हमारे पास अब जो सन रेज हैं, ऑफ कोर्स दे विल, अगर इस लोकेशन पे है और इस लोकेशन पे है, तो यहाँ पे सर्दियों के मौसम में जब भी हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, तो ऑस्ट्रेलिया है और इक्वेटर से जो नीचे के इलाके हैं वहाँ पे सर्दी होती है, जबकि हमारे यहाँ पे
जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी होती है तो अर्थ का जो ये वाला पोर्शन है, सदर्न हेमिस्फीयर है, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे गर्मी होती है। ठीक है, डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर, क्लियर है। ठीक है, नाउ ये जो है ये जो मॉडल है, इसके बेस पे अगर हम वी आर इंटरेस्टेड, बेसिकली इंपॉर्टेंट थिंग इज वी आर इंटरेस्टेड इन, कहाँ से मिल गया भाई? साली भाई की लैब, ओ शहजादे की लैब में पढ़ा था। अच्छा अच्छा, चलिए, वहाँ काम कर रहे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो अगर हम बेसिकली आवर गोल इज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द सन, यानी मैं आपसे कहता हूँ कि इस इंस्टेंट पे 10:51 पे सन कहाँ पे है आसमान में। ठीक है, यू शुड बी एबल टू यूजिंग सम मैथमेटिक्स, वी आर गोइंग टू डेवलप सम मैथमेटिकल इक्वेशंस, with the help of those mathematical equations we will be able to tell that at 10:51 where is the sun in the sky। ठीक है, तो उसके लिए हम ये सारी जो बेसिक बैकग्राउंड हम डेवलप कर रहे हैं। जनरली देखें, यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है समर में इट टिल्ट्स टुवर्ड्स द सन, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब ये इस डायरेक्शन पे दिसंबर 21 की पोजीशन पे चेंज होता है, तो आपने देखा होगा ये इस मॉडल यहाँ से मैथमेटिकल इक्वेशन डेवलप करने के बजाय अगर हम इस तरीके से सोचें, इस तरीके से एज्यूम करें कि रादर देन मूविंग द सन राउंड द मूविंग द अर्थ राउंड द सन, इसको हम इसी तरीके से भी सोच सकते हैं कि सन जो है वो यहाँ पे इस फिगर में हम देखते हैं कि 21 जून को सन यहाँ पे है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, 21 सितंबर को सन इज एट दिस लोकेशन, और उसके बाद फिर 21 दिसंबर को सन की मोशन बेसिकली इज इन दिस डायरेक्शन। प्रीवियस मोशन में जो सन की पोजीशन जो है स्काई पे, ठीक है, उसको हम इस तरीके से भी डिपिक्ट कर सकते हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 21 जून को सन जो इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो तकरीबन हमारे सर के ऊपर होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और फिर 21 मार्च या 21 सितंबर को इक्वेटर के ऊपर होता है, और उसके बाद 21 दिसंबर को ये एक्सट्रीम साउथ में होता है। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर। ठीक है, यानी सन की ये मोशन है, ये ऊपर नीचे प्रीवियस मोशन में सन क्या कर रहा था? It was moving, Earth was moving round the sun। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशंस अगर हम लिखना चाहें, अगर हम इसको इस तरीके से सोचें कि सन इज अर्थ इज स्टेशनरी। ठीक है, अर्थ अगर स्टेशनरी हो और अगर हम सन को देखें तो सन गर्मियों में यहाँ पे बिल्कुल हमारे सर के करीब ऊपर होता है, और उसके बाद आहिस्ता से नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, 21 दिसंबर को बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ में चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। ठीक है, 21 जून को फिर हमारे सर के ऊपर आ जाता है। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। इस चीज को उसने यहां पे शो किया है। ठीक है, नाउ इसको मैं थोड़ा सा यहां से ब्लैक बोर्ड से मैं शो करता हूं। ठीक है, ये हमारे पास सर ब्लर्ड है, आ रहा है? नहीं आ रहा सर, नजर ब्लर है। ये असल में मार्कर अच्छा नहीं है सर जरा इसका फोकस ठीक कर दें, कैमरे का। जी, कैमरे का फोकस कैमरे का फोकस कैसे ठीक करते हैं? बहुत ब्लर हो जाता है फोकस? मे बी इंटरनेट का मसला है। नेट मसला है। ये एक सर्कल नजर आ रहा है आपको? जी सर आ रहा है, अब आ रहा है ये नजर। अर्थ है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेटर है। अगर अर्थ को मैं इक्वेटर पे काटूं तो इसके दो हेमिस्फीयर बन जाएंगे। जी सर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। जी सर। काटने के बाद अगर देखूं तो बेसिकली ये हमारे पास इक्वेटर का प्लेन बन जाएगा, जहां से मैंने काटा है। जी बिल्कुल, ये इक्वेटर नहीं, इक्वेटर के अंदर प्लेन है। अगर अर्थ को मैं काटूं इक्वेटर से, दिस विल बी द सेंटर ऑफ द अर्थ। जी सर बिल्कुल। दिस विल बी द प्लेन ऑफ इक्वेटर।
जी सर। ठीक है, 21 जून को सन विल बी समवेयर हियर। जी सर। अगर आप इस लोकेशन पे हैं, तो सन रेज ऑन 21 जून को सन की रेज, और देन आहिस्ता आहिस्ता सन नीचे की तरफ आना शुरू करेगा, जो हमें साउथ की तरफ जाना शुरू कर देगा बेसिकली। 21 जून को यहां कहीं ऊपर है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता साउथ की तरफ जाना शुरू कर देगा। सही। 21 जून को 12 बजे देखेंगे तो सन यहां पे है, नॉर्थ पे। आप यहां पे हैं, फॉर एग्जांपल आप यहां पे खड़े हैं। 21 जून को देखेंगे तो सन इज हियर, ठीक है। उसके बाद 22 जून को देखेंगे तो सन थोड़ा सा उस लोकेशन के बजाय थोड़ा सा नीचे किया हो, ठीक है। उसके बाद 23 जून को देखेंगे तो सन विल बी समवेयर हियर एंड सो ऑन, ठीक है। और 21 ऑफ सितंबर को देखेंगे तो सन विल बी समवेयर देयर, दोपहर को 12 बजे एट द सेम टाइम, ठीक है। 21 दिसंबर को अगर आप देखेंगे तो सन विल बी समवेयर हियर। इज इट क्लियर? जी सर, क्लियर है। एक्सट्रीम कितने उस पे जा सकता है, ये फिगर 23.45। अगर सन की रेज जो है वो इस इक्वेटर का जो प्लेन है इसके साथ जो एंगल बनाती हैं, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सही, इक्वेटर के साथ सर। ठीक है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन डेल्टा इक्वेटर के प्लेन के साथ। सही, ठीक है। ये जो एक्सट्रीम सन जो एक्सट्रीम इस पोजीशन में जाता है तो उस वक्त 23.45 डिग्रीज का एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बनाता है। सर ये तो इसके टिल्ट का एंगल था। ये एंगल भी यही बनाता है। सन की रेज जो एक्सट्रीम स्टॉप पे होती है ना, जी सर, उस वक्त इक्वेटर के प्लेन के साथ 23.45 डिग्रीज का एंगल बनाती है। जी। ठीक है। उसके बाद ये एंगल आहिस्ते आहिस्ते क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। On 21st of September, this angle will be 0. सही। जो सन की रेज इक्वेटर के प्लेन के साथ बनाती है बेसिकली। On 21st of December, this angle is again 23.45 degrees. और उसके बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होना शुरू हो जाता है, 0 हो जाता है 21st ऑफ मार्च पे, और उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है और 23.45। बेसिकली अगर जमीन के इक्वेटर के प्लेन के साथ जो सन की रेज एंगल बनाती है वो हमेशा बिटवीन 23.45 ऑन 21st ऑफ जून एंड 23.45 ऑन 21st ऑफ दिसंबर। सही। ठीक है, और इसको हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं, इसको डेल्टा से हम शो करते हैं। सर ये पूरा भी तो कर सकता, 360 तक जा सकता है ना, अगर देखें सन तो मुकम्मल नहीं करता। नहीं, देखिए बेसिकली ये एक टिल्ट है ना, यहां पे हमारे पास सन है और अर्थ इज टिल्टेड एट सम एंगल। ठीक है, जब आप यहां पे हैं, मसला अगर नॉर्मल ये देखिए, ये अर्थ का टिल्ट है बेसिकली, आप यहां पे हैं, आपके लिहाज से सन इज समवेयर हियर, यहां नीचे कहीं है इस पॉइंट ऑफ, यहां से अगर हम देखें तो यहां पे ये जो मैक्सिमम जो टिल्ट है, ये बेसिकली इसको अगर ये टिल्ट ना होता, जी सर, टिल्ट ना होता, ठीक है, तो ये एंगल हमेशा क्या होता, फिक्स रहता। लेकिन टिल्ट की गर्मियों में आप, सर्दियों में आप यहां पे हैं, गर्मियों में इसका टिल्ट तो उसी तरीके से ही रहा है। ठीक है, टिल्ट इज स्टिल द सेम, लेकिन इस अर्थ की पोजीशन चेंज हो गई, गर्मियों में यहां आया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेटर का प्लेन है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट से अगर सन को अगर हम देखें तो उसका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो है वो अब हमारे पास क्या होगी, गर्मियों में मैक्सिमम चला जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जो अर्थ है ये किसी एक प्लेन है, उस प्लेन के ऊपर ही रहती है ना, उससे बाहर तो नहीं निकलती है। जी सर। ठीक है, तो ये बेसिकली 23.45 गर्मियों में मैक्सिमम ये होता है, और सर्दियों में 23.45 एंगल बनाती अर्थ की रेज, सन की रेज विद इक्वेटर का जो प्लेन है। ठीक है सर, ये आपने एक बात,
हाँ, सर आपने एक बात कही है कि ये फिक्स रहता अगर ये टिल्ट ना होता, इसकी मुझे समझ नहीं आई। हाँ। नहीं देखिए, अगर तो ये टिल्ट ना होता, सन इज हियर, जी सर। ठीक है, और सर्दियों में यहाँ पे है, गर्मियों में यहाँ आया है, अर्थ यहाँ आई है, ये सन है हमारे पास, ठीक है। आप यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, बात समझ गए। अब ये देखें, यहां से जो एंगल बनाता है सन इक्वेटर के प्लेन के साथ, दिस एंगल इज इक्वल टू 0। जी सर। अब आप यहां पे आए तो इक्वेटर प्लेन के साथ अब भी क्या बना रहा है? 0 बना रहा है। 0 बना रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट दे दूं अर्थ को, ठीक है, टिल्ट का मतलब ये है कि अब ये भी टिल्ट हो गया, दिस इज द एंगल, जी सर। ठीक है। लेकिन जब अर्थ यहां पे इस लोकेशन पे आता है, यहां पे ये देखें, ये एंगल था, लेकिन अब यहां पे एंगल इस प्लेन के साथ ये वाला एंगल बन गया, ठीक है सर। यहां पे नीचे था इक्वेटर की जो लाइन है या इक्वेटर का प्लेन है, उसके साथ नीचे की डायरेक्शन पे बना रहा था, सही। और यहां पे इक्वेटर की जो लाइन है उसमें ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है, देखिए सन अगर यहां से यहां बैठ के मैं अगर देखूं, इस इक्वेटर के प्लेन के ऊपर मैं बैठा हुआ हूं, तो सर्दियों में मुझे सन, क्योंकि मैं इस प्लेन के ऊपर हूं ना, सर्दियों में मुझे सन नीचे नजर आएगा, यहां पे नजर आएगा, मुझे नीचे की तरफ इस डायरेक्शन पे मुझे सन नजर आएगा। गर्मियों में देखूं, क्योंकि मैं इस प्लेन के ऊपर हूं, तो गर्मियों में मुझे सन कहां नजर आएगा? इस डायरेक्शन पे, इतना एंगल बनाता हुआ नजर आएगा, सही। इक्वेटर के प्लेन के साथ ऊपर की तरफ एंगल बनाएगा, और सर्दियों में इक्वेटर के प्लेन के साथ ये वाला एंगल बनाएगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर, क्लियर है। ठीक है, ये जो एंगल बनाता है, ये बेसिकली इसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं, और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मैथमेटिकल इक्वेशंस है हमारे पास। विद द हेल्प ऑफ दोज मैथमेटिकल इक्वेशंस, इट्स वेरी इजी टू फाइंड द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये स्लाइड आपको नजर आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है, वेयर इज द सन, तो उसमें हमने देखा कि ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन डेल्टा जो है, इट इज गिवन टू अस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने सन की पोजीशन को आपने स्काई पे फाइंड करना है कि इस टाइम पे सन कहां पे है, ठीक है, सो वी नीड सम एंगल्स, ठीक है। तो उन एंगल्स को फाइंड करने के लिए ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि साल का कौन सा दिन है, उस दिन का कौन सा टाइम है जिसमें आपने सन की पोजीशन को स्काई पे फाइंड करना है। तो उसके लिए एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का पता होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वी मस्ट नो, एंड इट्स वेरी सिंपल। साल के किसी दिन में ये जो सन की रेज हैं वो इक्वेटर के साथ कौन सा एंगल बनाती हैं, वो फाइंड करने के लिए सिंपली वी हैव एन इक्वेशन, डेल्टा इज इक्वल टू 23.45 साइन ऑफ 360 डिवाइड बाय 365 n माइनस 81, ठीक है। इस फार्मूले में जब आप n को पुट करेंगे, n इज 1 फॉर जनवरी 1, 2 है जनवरी 2 के लिए है, 31 होगा n, इसमें देखिए एक ही वेरिएबल है, दैट इज n इस इक्वेशन में। 31 ऑफ जनवरी के लिए n की वैल्यू 31 होगी, और 1 फरवरी के लिए n की वैल्यू 32 होगी, 2 फरवरी के लिए n की वैल्यू 33 होगी। इस तरीके से बढ़ता है। जनवरी 1 फर्स्ट डे n की वैल्यू 1 होगी, और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है। और 31 ऑफ दिसंबर में n की वैल्यू 365 होगी। जब हम यहां पे पुट करते हैं तो व्हाट वी गेट इज वी विल गेट डेल्टा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं तो याद रखें कि जो मैथमेटिकल इक्वेशंस, जो मॉडल हम सन की पोजीशन फाइंड करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस डेवलप करेंगे, उन मैथमेटिकल इक्वेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, अगर ये एंगल बनाता है कोई नॉर्थ की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब भी एंगल बनेगा सन होगा, और जो एंगल बनाएगा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और ये सदर्न हेमिस्फीयर में इस एंगल को हम नेगेटिव लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ सन इक्वेटर के, सन की रेज जो है
सन इज डायरेक्टली अबव इक्वेटर है, तो उस वक्त एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0 होगा, उसके बाद ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पॉजिटिव होगा, और उसके बाद 23.45 होगा जून 21 को पॉजिटिव है, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते कम होकर फिर 0 हो जाएगा, और उसके बाद फिर इक्वेटर से सन नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो उस वक्त जो एंगल बनाता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये नेगेटिव मिनिमम वैल्यू एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की क्या होगी, -23.45 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 20 + 23.45 होगी। डिड यू गेट माय पॉइंट? सर ये 23.45 से ज़्यादा क्यों नहीं जा सकता, मेरा ये सवाल। इक्वेशन को देखे बगैर मतलब ये विजुलाइज किस तरह करें हम, जबकि सन मुकम्मल रोटेट कर रहा है। और नहीं देखे ना, फिर वही वाली बात है ना, सन जमीन जो है वो तो सन के गिरे रोटेट कर रही है ना। जी सर, ये ऐसे इट इज नॉट समथिंग लाइक दिस। मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूजन है इसमें, एक मिनट प्लीज। हियर वी हैव द सन, इक्कीस जून को 21 दिसंबर को अर्थ इज हियर टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। जी सर, दिस इज द प्लेन ऑफ इक्वेटर, जी सर, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है सर। यहां पे सन है, सन की रेज इक्वेटर के प्लेन के साथ कौन सा एंगल बना रही है, इट इज दिस एंगल। यस, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इससे क्या ज्यादा हो सकता है, नहीं क्योंकि इससे। टिल्ट, ये अर्थ का जो टिल्ट है ये डिफाइन करता है ना। जी सर, अगर ये टिल्ट में बढ़ा दूं, ये टिल्ट फिक्स है, ये जिस ये जो जहां पे ये जमीन मूव कर रही है, एक प्लेन के ऊपर मूव कर रही है, उस प्लेन के साथ ये एंगल फिक्स है, टिल्ट एंगल फिक्स है। जी सर, ये एंगल हमेशा जो होगा वो मैक्सिमम कितना होगा, 23.45 होगा। सही है। ठीक है, अगर फर्दर अगर ये टिल्ट अगर बढ़ा देता तो ये फिर एंगल भी 23.45 से क्या होता, दूर होता है, मतलब कम होता है। टिल्ट एंगल है उतना ही एंगल यहां पे। अगर इसको मैं बिल्कुल वर्टिकल कर दूं, टिल्ट को मैं 0 कर दूं, अब 0 सन की डिग्री। रेस इक्वेटर के साथ 0 बनाती है हमेशा। अगर सन यहां आता तब भी इक्वेटर के साथ क्या बनाती है एंगल, इक्वेटर के प्लेन के साथ हमेशा एंगल क्या बनता, 0 बनता, अगर टिल्ट ना होता 0 तो। बनता, टिल्ट ना होता। लेकिन टिल्ट है, तो टिल्ट की वजह से वो कितने एंगल आ डिग्री रहा का है, है, 23.45। 45 डिग्री का टिल्ट है। सो दिस एंगल इज देयर। अब ये मूव करके यहां पे आता है सन, जमीन। दिस इज द सिचुएशन, टिल्ट है, ये टिल्ट चेंज नहीं हो रहा है, सिंपली इसको शिफ्ट करना, यहां से उठा के यहां ले आए। जी सर, ठीक है, सो ये इक्वेटर है, तो इसका मतलब है इक्वेटर ये बन गया। इक्वेटर ये बन गया, एक्सिस वो है। ठीक है। अब जो सन की रेज है इक्वेटर के साथ ये पॉजिटिव एंगल बनाएंगे, ये वाला एंगल बनाएंगे, डेल्टा अब हमारे पास ये हो गया। यहां पे डेल्टा सर्दियों में क्या था, दिस वाज द डेल्टा गर्मियों में, क्योंकि ये टिल्ट है ना, टिल्ट जो अर्थ का जो टिल्ट है उसने फिक्स कर दिया है, उससे ज्यादा भी एंगल नहीं हो सकता है ना। जी सर, अगर टिल्ट को मैं बढ़ा दूं, अब एंगल क्या हो जाएगा, अब बढ़ बढ़ जाएगा। लेकिन टिल्ट 23.45 फिक्स है। इसका मतलब है कि ये जो एंगल जो बनाएगा ये भी 23.45 से ज्यादा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। जी अगर 30 टिल्ट 30 हो जाए तो ये एंगल भी मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 30 तक जाएगा। जी सर, अगर इसी तरह हम ऊपर वर्टिकल बना लें, यहाँ पर बिल्कुल सन के टॉप पर, सन के बिल्कुल सन के टॉप टॉप पे पर, यहाँ पे, जी जी सर, यहाँ पर ऑर्बिट में। देखिए ना, यहां से ये मूव करके आ रहा है, इसको ये हमारे पास है टिल्ट 23, तो ये यहां पे आएगा तो जमीन यहां पे भी ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, इसका जो टिल्ट है, टिल्ट इज फिक्स्ड, इसको सिंपली यहां पे है, यहां से उठा के यहां ले, यहां से उठा के आप यहां ले, यहां से उठा के आप यहां ले। जी सर, अब क्लियर है सर। बात समझ गए ना। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये यहां से इसको उठा के मैं यहां ले तो एंगल कम होता चला जाएगा, यहां आके पॉजिटिव हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा।
ठीक है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर कम हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर समवेयर हियर इट विल बी जीरो, और उसके बाद फिर दोबारा हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन पे -23.45 हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। डिड यू गेट माय पॉइंट? सर अर्थ जो है वो रोटेट और स्पिन दोनों कर रही है, तो सर ये टिल्ट फिक्स कैसे रहता है इस पे? जी, टिल्ट फिक्स सर है जो अर्थ है, अर्थ जो है ना, देखिए दिस दिस इज द अर्थ टिल्टेड, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दिस, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ये रोटेट कर रही है। टिल्ट हमेशा 23.45 पे फिक्स है, ये रोटेट कर रही है। अर्थ इस एक्सिस पे जो रोटेट कर रही है वो इस प्लेन के साथ, जिस प्लेन के ऊपर मूव कर रही है, दो चीजें हैं, ये बोर्ड का प्लेन है, इसके ऊपर दिस अर्थ इज ऑन दिस प्लेन टिल्टेड, और उसके बाद टिल्ट करने के साथ रोटेट भी कर रही है, लेकिन साथ साथ इसके ऊपर मूव भी कर रही है। ये सन है, ये एक प्लेन है, इस पे इसको अर्थ समझ ले, इस मार्कर को, ये टिल्टेड है, ये रोटेट भी कर रहा है, उसके साथ साथ ये मूव भी कर रहा है। 24 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट है, लेकिन अब देखिए ये इस तरफ टिल्टेड है, इस प्लेन के ऊपर, उसके बाद यहां आता है तो तब भी टिल्टेड है, यहां आता है तब भी टिल्टेड है, यहां आता है तो तब भी टिल्टेड है। इस प्लेन के साथ जो टिल्ट का एंगल है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन हिस्टोरिकली ये जो टिल्ट एंगल है ये भी थोड़ा सा जो है ना, ये कोई मेरे ख्याल में 23,000 ईयर्स है या 42,000 ईयर्स, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। ये टिल्ट एंगल भी मेरे ख्याल में कोई 24 डिग्रीज और 21 डिग्रीज के दरमियान ये भी चेंज होता है, बात समझ गए ना, लेकिन ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के स्पेन में। तो हमारे लिए फिर वो जो चेंज हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आज जो हम सोलर पैनल या जो सोलर सिस्टम डिजाइन करेंगे वो आज के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, कोई 24,000 ईयर्स और 40,000 ईयर्स लेटर के लिए डिजाइन नहीं कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये चूंकि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में से 21 और 24 के दरमियान चेंज होता है टिल्ट एंगल, तो वो हमारे लिए इमटेरियल है, हमारे लिए कोई उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। सर एक और बात ये है कि टिल्ट तो चलें कांस्टेंट है ना, हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी तो कर रही है, क्या उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा? तो उससे तो दिन रात चेंज हो जाएंगे ना, उस एंगल में एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जिससे चेंज नहीं होता। हाँ? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन नहीं, उससे चेंज नहीं होता। अब आप दिन के 12 बजे देख रहे हैं ना, आपने दिन के 12 बजे देखना है। सही ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे हम देख रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम पे आप देखिए, दिन के 12 बजे देखें कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है फॉर एग्जांपल। सही है, समझ गया सर, क्लियर है। ठीक है, क्योंकि सन की तरफ आप देख रहे हैं ना। जी सर, अब क्लियर है पक्का। ठीक है, आपका बेसिकली ये एंगल क्या है, इक्वेटर प्लेन के साथ जो बना रहा है जी, ये रेल्स यहाँ इक्वेटर प्लेन के साथ ये एंगल बना रही है ना। जी सर, इक्वेटर के प्लेन के साथ जो एंगल 12 बजे रात को 12 बजे भी सन ये वाला पोर्शन पीछे आ जाएगा, ये वाला पोर्शन सामने आ जाएगा। तो ये जो रेज है सन इक्वेटर के प्लेन के साथ दे विल मेक स्टिल द सेम दिस एंगल, ये एंगल होगा ना, ये इक्वेटर का प्लेन है, इसके साथ जो एंगल बना रही है दिस इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की डेफिनेशन ये है। जी सर, समझ आ गई। ओके, ओके, सो ये हमारा एंगल ऑफ डिक्लेरेशन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। नाउ दो और एंगल्स हैं, एक को हम कहते हैं एजिमथ एंगल, वन इज नोन एज अल्टीट्यूड एंगल, and another is azimuth angle. Angles of the sun, सन का एजिमथ एंगल और सन का अल्टीट्यूड एंगल। बेसिकली ये दो एंगल्स हैं, अगर हमें ये पता हो तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम वेयर इज द सन इन द स्काई। इस एंगल को जरा देख लें आप लोग।
एक स्लाइड मेरे ख्याल में मिस हो गई है। एनीवे, सो हियर इज व्हाट वी हैव। कोई स्लाइड मेरे ख्याल में मिस हो गई, मैं ऐड कर देता हूं। ये हमारे पास किसी लोकेशन पे आप मौजूद हैं, ग्राउंड है, डीटीडी ब्लॉक जो है इसके सामने आप थे, यहां पे आप खड़े हैं, ठीक है। ये नॉर्थ है और हियर वी हैव द साउथ। नॉर्थ साउथ लाइन है, किसी पॉइंट पे आप खड़े हैं, वहां पे आपने कैमरा नजर आ रहा है? जी सर, आ रहा है नजर। ठीक है। हियर वी हैव नॉर्थ एंड हियर वी हैव साउथ। यहां पे आपने एक फोटोवोल्टाइक सिस्टम, आपने एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम आपने डिजाइन करना है। दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ, ठीक है। I am interested in finding the position of the sun at a given instant of time. Where is the sun in the sky? Morning time pe, of course, here we have the east and here we have the west. दोपहर के वक्त exactly at 12 o'clock, where will be the sun? Sun will be along ये जो नॉर्थ साउथ लाइन है इसके ऊपर कहीं होगा, ठीक है। एग्जैक्टली दोपहर के वक्त कहां होता है सन? इट इज ओवर दिस नॉर्थ साउथ लाइन, ठीक है। मॉर्निंग टाइम पे सन कहां होगा? नॉर्थ साउथ लाइन से थोड़ा सा समवेयर हियर। अगर इसको सन से अगर मैं परपेंडिकुलर अर्थ पे प्लॉट करूं तो दिस विल बी द परपेंडिकुलर। सन से अर्थ का जो प्लेन है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर में ड्रॉप प्लॉट करूं तो दिस विल बी द परपेंडिकुलर। सुबह के 10 बजे वेयर इज द सन, ठीक है। तो सन से जो परपेंडिकुलर प्लॉट किया तो ये वाला पॉइंट है। तो ये जो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ये वाला जो एंगल है नॉर्थ साउथ लाइन से, इसको हम कहते हैं एजिमथ एंगल। इज इट क्लियर? उसके बाद ऑफ कोर्स दिस इज द पाथ ऑफ द सन, ऐसे मूव कर रहा है स्काई पे, ठीक है। 10 बजे सन यहां पे था और उसके बाद फिर मूव करके इट हैज कम समवेयर हियर फॉर एग्जांपल। 11 बजे यहां पे है, 11 बजे अगर अर्थ के प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो परपेंडिकुलर यहां पे आ जाएगा पॉइंट। नाउ इस पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ड्रा करूं तो दिस विल बी द एंगल नॉर्थ साउथ लाइन के साथ। सन का एजिमथ, इस एंगल को हम कहते हैं एजिमथ एंगल, ठीक है। उसके बाद दोपहर को क्या होगा? 12 बजे एजिमथ एंगल विल बी इक्वल टू 0। और उसके बाद सन को 1 बजे देखें तो ये नॉर्थ साउथ सन का जो सन से एक परपेंडिकुलर अगर मैं प्लॉट करूं अर्थ के ऊपर, उस परपेंडिकुलर का जो पॉइंट है उसको अगर इस ओरिजिन के साथ में ज्वाइन करूं, ठीक है। हियर वी हैव ये वाला जो एंगल है दिस विल बी द एजिमथ एंगल। उसके बाद हम देखते हैं कि एजिमथ एंगल जो है सन का मॉर्निंग टाइम से लेकर दोपहर तक आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। दोपहर को 12 बजे व्हेन द सन इज ओवर आवर हेड दिस एजिमथ एंगल बिकम्स 0। और उसके बाद फिर एजिमथ एंगल आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है? बढ़ना शुरू हो जाता है। डिड यू गेट माय पॉइंट? सर ये नॉर्थ साउथ लाइन जो है ये इसकी थोड़ी समझ नहीं आई, ये किस तरह से है? ये इस तरह ले लें, ये बोर्ड है, ये नॉर्थ साउथ लाइन है। जी सर। यहां से अगर मैं कंपास रखूं तो वो मुझे बताएगा ना कि ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ठीक है सर। और ये ईस्ट है। दिस इज द ईस्ट एंड दैट इज द वेस्ट। जी सर, बिल्कुल। सन समझ ले वहां पे है, वहां पे है, ठीक है सर। ठीक है, वहां पे है। वहां से अगर मैं ये एक लाइन में ड्रा कर सकता हूं। जी सर। सन जहां पे वहां से आप जमीन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, उस परपेंडिकुलर से एक लाइन ड्रा करें इस पॉइंट तक, ये वाला लाइन होगी। सन से और उस लाइन का नॉर्थ साउथ के साथ एंगल आप फाइंड करें। ठीक है। डिड यू गेट माय पॉइंट? सर मतलब कि यहाँ से लेकर जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ से लेकर हम बेस पर ही, जहाँ पे अर्थ पर ही हम डिस्टेंस लें और फिर वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं,
सिंपली देखे ना, सन वहां पे है, जी सर बिल्कुल। ठीक है, वहां पे, वहां से अगर मैं एक लाइन ड्रा करूं, परपेंडिकुलर। उस लाइन का इस नॉर्थ साउथ लाइन के साथ अगर मैं एंगल निकालूं, देखे ना, यहां पे सन है, यहां पे सन है, ये जमीन का प्लेन है, ये जमीन, यहां पे आप खड़े हैं, आपने ये किया, यहां से ये नॉर्थ साउथ लाइन है, यहां से आपने देखा सन इस लोकेशन पे, यहां से आपने अर्थ के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वो ये वाला पॉइंट आ गया, सही है सर। ठीक है। या आप इस तरीके से ले लें, यहां से आप इस पॉइंट तक एक जो सन जो है, यहां से जो रे आ रही है, ये हमारे पास एक रे है सन की, इसका जो ये एक ट्राइंगल बन जाती है, ये देखें, यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो ये बनता है, और ये रे है, और ये वाला यहां से लेकर यहां तक ये लाइन बनती है। ये जो लाइन है, ये नॉर्थ साउथ के साथ जो एंगल बनाती है, इसको हम कहते हैं एजिमथ एंगल, और ये वाला एंगल है जो सन की रेज इस प्लेन के साथ जो एंगल बनाती है, इसको अल्टीट्यूड एंगल कहते हैं। सही 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 सर। ये नहीं कि जो बेस वाली लाइन है, ये जो एंगल बनाती है नॉर्थ साउथ लाइन के साथ, इसको हम एजीमुथल एंगल कहते ये हैं। एजिमथ, मसलन मैं कहता हूं एजिमथ एंगल 45 डिग्रीज है, जी सर। इसका मतलब क्या है, ये नॉर्थ साउथ लाइन है। जी जब मैं यहां से इस तरफ मूव करूंगा, एजिमथ ईस्ट की तरफ है और 45 डिग्री है एजिमथ एंगल, इसका मतलब है कि मैं इस तरफ मूव करूंगा तो 45 डिग्री की लाइन पे जो है ना, 45 डिग्री पे, यहां से इस तरफ मूव करूंगा तो 45 डिग्री पे ईस्ट की तरफ कहीं सन होगा ऊपर आसमान में। सही सही सही, समझ गया सर। सन का एजिमथ एंगल 90 है, इसका मतलब क्या है, ये ईस्ट में है, बिल्कुल एग्जैक्टली ईस्ट में है सन, सही, यानी नॉर्थ स्काई साउथ के में। परपेंडिकुलर हो गया। हाँ, अगर मैं कहूं कि सन का एजिमथ एंगल 120 है सर, गर्मियों में नीलोर की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन मॉर्निंग टाइम पे जब तुलू होता है ना, निकलता है, तो वो कोई 120 हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये मॉर्निंग टाइम पे अगर मैं सन को देखूं तो ये ईस्ट की जो लाइन है उससे भी कोई 30 डिग्रीज नॉर्थ की तरफ होता है सन, वहां कहीं होता है, सही। ठीक है। वहां से फिर आहिस्ता आहिस्ता एजिमथ एंगल क्या होता जाता है, कम होता जाता है, जी ठीक है। मॉर्निंग टाइम पे 90 हो गया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा, और जब ये सन वहां कहीं होगा तो एजिमथ एंगल क्या होगा, 0 होगा, सही सही। और उसके बाद फिर एजिमथ एंगल जब ये साउथ की तरफ जाना शुरू कर देगा सन, तो एजिमथ एंगल क्या होना शुरू हो जाएगा, अगेन बढ़ना शुरू हो जाएगा। सर ये हमने किस तरह से डिफाइन किया कि हम ये साउथ और दूसरी जो नॉर्थ साउथ लाइन है, इसी के परपेंडिकुलर हमने करना है? ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन है, सही है। हाँ, क्योंकि अगर मैथमेटिकल इक्वेशंस हम फाइंड करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट थिंग इज, जिस तरह अगर आपके पास एक प्लेन है, इसमें किसी प्लेन पे अगर किसी पॉइंट को आपने लोकेट करना, तो आप कैसे करते हैं, उस पॉइंट का एक एक्स एक्सिस होता है, और एक y एक एक्सिस होता एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और एक वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। कोई ओरिजिन हो, तो ओरिजिन से मैं अगर आपसे कहूं कि ये जो पॉइंट है, कोई चीज है, वो along x axis 10 मीटर पे है, along y axis it is located at 20 मीटर, तो आप क्या करेंगे, along x axis 10 मीटर आप मूव करेंगे, along x axis आप 20 मीटर मूव करेंगे, और उसके बाद exactly you will be able to pinpoint the location of that particular point। जी सर बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं कहूं कि सन का एजिमथ एंगल 45 और उसका अल्टीट्यूड एंगल जो है वो 60 है, लेट मी राइट दिस वे, सन का एजिमथ एंगल 45 है और अल्टीट्यूड एंगल जो है वो 60 है। अल्टीट्यूड एंगल क्या है, अल्टीट्यूड एंगल बेसिकली सन जो है ना, सन का ये जो लाइन है, सन की रे जो है अर्थ के प्लेन के साथ जो एंगल बनाती है, इसको अल्टीट्यूड एंगल कहते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं एजिमथ एंगल 45 है, अल्टीट्यूड एंगल 60 है, कैन वी फाइंड द लोकेशन, ये दोनों एंगल्स हम बेसिकली सन की पोजीशन फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एजिमथ एंगल 45 का मतलब ये है कि ये जो नॉर्थ साउथ लाइन है, इससे 45 डिग्रीज में इस तरफ मूव करूंगा, ये वाली लाइन, सही है सर। ठीक है। और उसके बाद अल्टीट्यूड एंगल 60 है, तो यहां से फिर मैं 60 एंगल ऊपर की तरफ देखना शुरू कर दूंगा, सही। तो वहां होगा सन। अब एजिमथ एंगल फॉर एग्जांपल अगर 90 है और अल्टीट्यूड एंगल 30 है,
90 का मतलब ये है कि अब मैं एजिमथ एंगल नॉर्थ साउथ लाइन से मैं 90 ईस्ट की तरफ देखना शुरू कर दूंगा, जी सर। और उसके बाद 30 डिग्री एंगल इस प्लेन के साथ 30 डिग्री एंगल ऊपर की तरफ देखना शुरू कर दूंगा, सही। वहां पे सन होगा। ठीक है। एजिमथ एंगल 120 है गर्मियों में नीलोर के लिए, और अल्टीट्यूड एंगल 0 है फॉर एग्जांपल। इसका मतलब है कि ये ईस्ट वेस्ट लाइन है और ये नॉर्थ साउथ है। नॉर्थ साउथ से 120 में मूव करूंगा समवेयर हियर। 0 का मतलब ये है कि बिल्कुल वहां पे होराइजन में अभी सन जो है ना, निकल होराइजन रहा के है, नीचे से वो उभर रहा है, निकल उभर रहा रहा है। है। सही इसका है। मतलब यही हो गया ना, जी जी जमीन सर। का जो होराइजन है उसमें से नीचे की तरफ से निकल उभर रहा आ है। रहा है सर। लेकिन इसमें देखिए, ये आप अपने हिसाब से बता रहे हैं ना कि आपका जो पर्सपेक्टिव है, अब हम जब ये ओवरऑल अब कैलकुलेट करते हैं तो ये पर्सपेक्टिव कौन सी जगह को लिया जाता है? क्या लिया जाता है? पर्सपेक्टिव मतलब अभी जो आप बता रहे हैं वो तो आप बता रहे हैं कि मेरे हिसाब से, लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो किस चीज़ को हम रेफरेंस लेते हैं, किस पोजीशन को? नहीं, मैंने यही बताया ना, आपने किसी सन की पोजीशन होगी, जाहिर है कराची का बंदा होगा, वहां पे उस टाइम पे एग्जैक्टली उसी टाइम पे 12 बजे सन सन कहीं और होगा, इस्लामाबाद में कहीं और होगा, 2 बजे कोयटा में कहीं और होगा, यूके की बात करें तो 5 घंटे का फर्क है, तो वहां वहां कहीं और होगा। जिस लोकेशन में, ठीक है, अगर किसी लोकेशन पे इस नीलोर पे अगर मैं एक फोटोवोल्टाइक सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहता हूं, तो आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ द सन एट नीलोर एट 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 11:27 AM पे। मैं चाहता हूं 11:27 पे नीलोर में सन किस पोजीशन पे है। सही। बात समझ गए ना? सही। पहले तो ये याद रखें, ये 2 इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, इनकी सिग्निफिकेंस, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये एंगल्स हम फाइंड कैसे करते हैं। दैट इज डिफरेंट स्टोरी, वो हम थोड़ी देर के बाद आपसे बात करेंगे। मतलब सर ये एंगल हर केस के लिए डिफरेंट होते हैं, हर जगह हर पोजीशन के लिए और हर टाइम पर? एक ही टाइम पे ये एंगल्स मुख्तलिफ लोकेशंस पे क्या होंगे, डिफरेंट मुख्तलिफ। होंगे। सही है सर, समझ गया। बात समझ गए ना? जी सर, समझ आ ये गई। डिफरेंट हो ये डिफरेंट होंगे। अगर पाकिस्तान में 12 बजे हैं, तो जाहिर है कि अगर हम इसको आगे हम चले जाएं, टर्की में चले जाएं, टर्की में सुबह का क्या बजा होगा, 8 बजे होंगे। बात समझ गए ना? या जी 9 सर। बजे होंगे। तो तुर्की में तो यहाँ पे तो 12 बजे का मतलब ये है कि सन इज अलोंग नॉर्थ साउथ लाइन, लेकिन टर्की में वो एजिमथ एंगल क्या होगा, सन इज समवेयर इन द जो ईस्ट और साउथ की जो लाइन है इसके दरमियान में कहीं होगा। एजिमथ एंगल टर्की में कुछ और होगा, अल्टीट्यूड एंगल टर्की में कुछ और होगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर, क्लियर है। ठीक है। नाउ मैं कहता हूं कि एजिमथ एंगल 120 है, लेकिन इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? दिस इज नॉर्थ साउथ लाइन, ठीक है, ये हमारे पास दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ठीक है, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, ठीक है। अगर वेस्ट में है, अब इसको नॉर्थ साउथ लाइन को क्रॉस करके वेस्ट की तरफ सन चला गया है, ईस्ट और वेस्ट को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? एजिमथ एंगल वेस्ट की तरफ, ये नॉर्थ साउथ लाइन से जब वेस्ट की तरफ सन जाता है तो एजिमथ एंगल को हम नेगेटिव लेते हैं। ईस्ट नॉर्थ साउथ लाइन से ईस्ट की तरफ हो, एजिमथ एंगल को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अगर कोई मुझे कहता है, आप मुझे कहते हैं कि सन का एजिमथ एंगल -45 है और सन का अल्टीट्यूड एंगल है 60 डिग्री है, तो आप मुझसे कहते हैं कि सन कहाँ पे है, तो मैं एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये नॉर्थ साउथ, आप मुझे कहते हैं कि इस टाइम पे कहाँ पे है, जबकि आपने कहा कि ये इंफॉर्मेशन मुझे दी है। मैं क्या करूंगा, ये नॉर्थ साउथ लाइन जो है इसको मैं देखूंगा, और उसके बाद यहाँ से 45 डिग्री साउथ वेस्ट की तरफ मैं मूव करूंगा, ठीक है, 45 डिग्री, और उसके बाद वहां से फिर मैं जो जमीन का जो प्लेन है उसके साथ 60 डिग्रीज में ऊपर की तरफ देखना शुरू करूंगा। तो somewhere there will be the sun. Did you get my point? जी सर, क्लियर है। Is it clear? ठीक है, तो ये एजिमथ एंगल और अल्टीट्यूड एंगल, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं। जिस तरीके से x और y कोऑर्डिनेट्स दे आर इंपॉर्टेंट टू फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट्स, लोकेशंस ऑफ सिटीज,
लोकेशन ऑफ एनीथिंग ऑन एक्स वाई ऑन ए प्लेन, ठीक है। इसी तरीके से एजीमथ एंगल और अल्टीट्यूड एंगल की मदद से हम सन की पोजीशन को स्काई में हम फाइंड कर सकते हैं। यू हैव द मैथमेटिकल इक्वेशंस, लेटर ऑन यू विल सी। अगर आपको मैं टाइम दे दूं, इस वक्त 2:30 में है, ठीक है, तो इस वक्त सन कहाँ पे है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस टाइम इंफॉर्मेशन you can find the azimuth angle of the sun and altitude angle of the sun. It's very simple method. There are some mathematical equations, ठीक है, उनकी मदद से azimuth angle और altitude angle find करेंगे। and azimuth angle and altitude angle फर्ज करें, यही आता है। तो sun कहाँ होगा? Simply I will move -45 degrees with respect to north south line, ठीक है, वेस्ट की तरफ में 45 डिग्रीज मूव करूंगा और उसके बाद फिर 60 डिग्रीज ऊपर की तरफ देखना शुरू कर दूंगा ग्रोन के प्लेन के साथ, ये वाला है, ठीक है। तो वहां कहीं सन होगा। इज इट क्लियर? सर ये -45 पे आप ईस्ट की तरफ जाते हैं ना, सॉरी वेस्ट की तरफ जाते हैं ना? वेस्ट की, तो ये कन्वेंशन है। तो वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ तो हमारी तरफ होगी ना, मतलब फेसिंग टुवर्ड्स अस। आप फिर ऑपोजिट साइड पे जा रहे थे। और पता नहीं अब ये किस तरीके से दिखा रहा है, ये तो मुझे अंदाजा नहीं, उल्टा शायद दिखा रहा हो कैमरा। लेकिन आप ये समझ लें कि नॉर्थ साउथ लाइन से जब आप वेस्ट की तरफ मूव करते हैं ना जी, वेस्ट की तरफ जब एजिमथ एंगल लेंगे तो वो नेगेटिव लेंगे जी ईस्ट की तरफ। नॉर्थ साउथ लाइन के ऊपर एजिमथ एंगल क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अगर सन बिल्कुल ईस्ट में है तो एजिमथ एंगल +9 होगा, +90 होगा। और सन बिल्कुल वेस्ट में है जी तो एजिमथ एंगल उसका -90 होगा, जी बिल्कुल। ठीक है। ओके, तो अब इंपॉर्टेंट थिंग इज वी नीड टू नो एजिमथ एंगल एंड अल्टीट्यूड एंगल ऑफ द सन। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किसी जगह के लिए अगर आपने फाइंड करनी, मैथमेटिकल इक्वेशंस इस्तेमाल करनी है, तो उसके लिए फिर उस जगह का लेटीट्यूड एंगल और लॉन्गिट्यूड एंगल्स भी हमें पता होने चाहिए। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। लेटीट्यूड एक हमारे पास, यानी मैं आपको कहता हूं कि आज डेट क्या है, 31 अक्टूबर है। मैं आपसे कहता हूं 31 अक्टूबर को 11:33 पे सन का एजिमथ एंगल, मैं सन को लोकेट करना चाहता हूं स्काई में। आपसे पूछता हूं कि सन का एजिमथ एंगल और अल्टीट्यूड एंगल क्या है। उसके लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? एजिमथ एंगल और अल्टीट्यूड एंगल जिसकी मैंने बात की, तो उसको इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। एक तो 31 अक्टूबर को सन का एंगल ऑफ डिक्लिनेशन डेल्टा क्या है, ठीक है। और जिस तरह आपने मुझसे पूछा था कि डिफरेंट लोकेशंस पे आप कैसे फाइंड करेंगे, तो दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज आई मस्ट नो द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ द गिवन लोकेशन। इस्लामाबाद के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डिफरेंट होगा, कराची के लिए डिफरेंट होगा, लाहौर के लिए डिफरेंट होगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है, दिस कंसेप्ट आई थिंक यू आर वेरी मच फेमिलियर ऑलरेडी। लॉन्गिट्यूड जो है बेसिकली जो हमारे पास अर्थ जो है ग्रीनिच, इंग्लैंड में एक जगह है, वहां से नॉर्थ पोल और ग्रीनिच में एक पॉइंट है, उसके ऊपर से आप एक लाइन ड्रा करें और साउथ पोल की तरफ चले जाएं, और वो जो लाइन होती है उसके रेफरेंस से अगर हम ईस्ट की तरफ मूव करें तो ऑफ कोर्स ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अगर हमारे पास ग्रीनिच की वो लाइन पता है, उस लाइन के लिहाज से हम देखते हैं कि कितने एंगल हम ईस्ट की तरफ मूव कर गए या वेस्ट की तरफ मूव कर गए हैं, तो वो हमारे पास वो जो एंगल होता है उसको हम लॉन्गिट्यूड एंगल कहते हैं, ठीक है। ग्रीनिच की जो लाइन है, नॉर्थ और ग्रीनिच के का एक पॉइंट है, उसके ऊपर से गुजर के जो साउथ की तरफ जाती है, यहाँ पे एक प्लेन बना है, इसको देखें, इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये एक ग्रीनिच है, ग्रीनिच का एक पॉइंट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। और ये एक प्लेन है जो जिसके ऊपर वो नॉर्थ पोल का पॉइंट भी लाई कर रहा है, ग्रीनिच का पॉइंट भी लाई कर रहा है और साउथ पोल का लाइन पॉइंट भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये एक प्लेन है। अगर इससे हम ईस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर दें, आप जो जिस पॉइंट के ऊपर खड़े हैं तो वो पॉइंट पी है। अब नॉर्थ पोल, दैट पॉइंट पी एंड साउथ पोल, ठीक है, ये सब भी एक प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, जो कि प्लेन मैंने यहाँ पे शो किया है। तो
तो ये जो इन दोनों प्लेन्स के ऊपर जो एंगल बनता है दोनों प्लेन्स के दरमियान, ठीक है, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड एंगल। डिड यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, अगर हम ईस्ट की तरफ मूव, ग्रीनिच से ये वाला जो प्लेन है इससे अगर हम ईस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर दें तो लॉन्गिट्यूड एंगल बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसके बाद घूम के हम जब दोबारा वापस आते हैं इस प्लेन के ऊपर तो हमारे पास 360 डिग्रीज हम कवर करते हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, और लेटीट्यूड एंगल क्या है? ये हमारे पास इक्वेटर का प्लेन है। इस फिगर में हम देखते हैं कि ये इक्वेटर का प्लेन है। ठीक है, आप इस पॉइंट के ऊपर खड़े हैं। ठीक है, इस पॉइंट से जिस पॉइंट के ऊपर जमीन के ऊपर खड़े हैं उस पॉइंट और अर्थ का जो सेंटर है उसके दरमियान एक आप लाइन ड्रा करें। लाइन ड्रा करने के बाद वो जो लाइन है वो इक्वेटर के प्लेन के साथ जो एंगल बनाती है इसको हम लेटीट्यूड एंगल कहते हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, दैट इज लेटीट्यूड एंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंदा इक्वेटर के ऊपर खड़ा है तो उसका लेटीट्यूड एंगल कितना बनेगा? इट विल बी इक्वल जीरो। जीरो। और अगर कोई नॉर्थ पोल के ऊपर खड़ा है लेटीट्यूड एंगल विल बी 90। गुड। ठीक है, तो मुख्तलिफ लोकेशंस जो हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर, मुख्तलिफ लोकेशंस को हम लॉन्गिट्यूड, और बेसिकली यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं करते। किसी सिटी की लोकेशन को आपने पिन पॉइंट करना है, ठीक है, तो उसमें हम कहते हैं कि इस सिटी का लॉन्गिट्यूड क्या है और लेटीट्यूड क्या है। मसलन एक सिटी है इस्लामाबाद है, इसका मेरे ख्याल में न्यूयॉर्क का 73.06 है लॉन्गिट्यूड जो है, और कोई 33 डिग्रीज लेटीट्यूड है। तो अगर मैं न्यूयॉर्क को अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो कैसे फाइंड करूंगा? ये प्राइम मेरिडियन है बेसिकली, ये वाला, ये जो यहाँ पे जो शो किया है प्राइम मेरिडियन क्या है? ग्रीनिच का एक पॉइंट है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये 3 पॉइंट है। ये जिस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, उस प्लेन से अगर मैं ईस्ट की तरफ मूव करूं 73 डिग्रीज और उससे फिर मैं नॉर्थ की तरफ मूव करूं 33 डिग्रीज, तो एग्जैक्टली मैं नीलोर में पहुंच जाऊंगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड है किसी भी लोकेशन का। सर इसका मतलब ये है कि हमें अगर ये दो एंगल्स पता हो तो हम किसी भी पॉइंट पर अर्थ में आ सकते हैं, मतलब हाँ, लोकेट कर अर्थ की सकते हैं। उस पॉइंट को आप फाइंड कर सकते हैं। हर पॉइंट, हर अर्थ का हर जो पॉइंट है, मसलन इस वक्त मैं अपने ऑफिस के कमरे के ऊपर बैठा हुआ हूँ, जी सर। ठीक है, तो इसका एक लेटीट्यूड एंगल होगा और एक लॉन्गिट्यूड एंगल। लेटीट्यूड एंगल क्या होगा? जिस लोकेशन पे हर पॉइंट का एक लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगा। इस पॉइंट से मैं अर्थ के सेंटर तक एक लाइन ड्रा करूं, ठीक है, और वो जो लाइन है उसका मैं इक्वेटर के साथ एंगल फाइंड करूं, तो वो इस पॉइंट का मेरे ऑफिस का लेटीट्यूड एंगल होगा। ठीक है, और न्यूयॉर्क के लिए मेरे ख्याल में 33 पॉइंट समथिंग है। इज इट क्लियर? हर पॉइंट का अपना होगा एग्जैक्टली, अगर हर पॉइंट का निकालेंगे आप। जी सर। लेकिन 2 पॉइंट्स मेरे ऑफिस में है, मार्केट में 2 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस इतना कम है कि शायद बहुत कम डिग्रीज में उसका, अर्थ का रेडियस बहुत ज्यादा है ना, तो इसका अगर मैं इन दोनों के दरमियान एंगल निकालूं, लेटीट्यूड एंगल, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस निकालूं, तो इट माइट बी 0.000 में होगा। तो इसी वजह से हम पूरे न्यूयॉर्क का लेटीट्यूड एंगल हम एक ही ले लेते हैं, डिफरेंट नहीं लेते हैं। सही। इज इट क्लियर? जी सर। तो लेटीट्यूड हो गया। लॉन्गिट्यूड इसी तरीके से आप जिस लोकेशन पे हैं उसका कोई लॉन्गिट्यूड एंगल होगा, और ये हमेशा रेफरेंस क्या है? ये जो प्राइम मेरिडियन है ये बेसिकली रेफरेंस है। ठीक है, अगर किसी सिटी का लॉन्गिट्यूड एंगल 100 है और लेटीट्यूड एंगल 60 है, तो आप क्या करेंगे? प्राइम मेरिडियन से आप ईस्ट की तरफ 100 डिग्री मूव करेंगे और वहां से नॉर्थ की तरफ आप 60 डिग्री मूव करेंगे, तो आप एग्जैक्टली उस पॉइंट पे चले जाएंगे। नक्शे में भी आपको आप जब मैप्स वगैरह आपको याद होंगे, उसमें हम देखते हैं कि हर सिटी का, अगर आपने उसमें किसी सिटी को तलाश करना है, उसका लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड आपको पता है, तो मैप्स के ऊपर भी उन्होंने लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड की लाइंस उन्होंने दी होती हैं। जी सर, दी होती हैं। इज इट क्लियर? तो वहां से एग्जैक्टली आप उस लोकेशन को आप पिन पॉइंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हर जगह का एक लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड एंगल होगा। तो हमारे लिए ये आसानी है कि किसी जमाने में तो ऑफ कोर्स बड़े बड़े शहरों का लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड एंगल्स, इस्लामाबाद का, कराची का, लाहौर का, बड़े बड़े शहरों का गिवन होता था। इसी तरीके से कंट्रीज के बारे में बताया जाता था कि ये इतने लॉन्गिट्यूड्स के दरमियान है। मसलन पाकिस्तान है 60 डिग्री और 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स के दरमियान वाक़या है। तो आप सिंपली क्या करते हैं, 60 डिग्रीज ग्रीनिच का जो प्राइम मेरिडियन है उससे 60 डिग्री मूव करते हैं, वहां और 75 के दरमियान पाकिस्तान लोकेट करता है फॉर एग्जांपल। लेकिन आजकल क्या है, ये जो गूगल अर्थ है
इसने चीजें बहुत आसान कर दी है। आप सिंपली गूगल अर्थ में आप जाएं, उसको ओपन करें, उसमें मेरा ऑफिस है, उसके ऊपर चले जाएं, उसकी लोकेशन, ठीक है, डीटीडी बिल्डिंग है, इसके सामने जो लॉन है, उस लॉन के ऊपर चले जाएं, गूगल अर्थ में कर्सर वहां ले जाएं, तो वहां से आपको एग्जैक्टली उस लोकेशन का लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड एंगल वहां पे गूगल अर्थ आपको दे देता है। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, किसी जमाने में सिर्फ बड़े बड़े शहरों का लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड एंगल गिवन होता था। ठीक है, हाँ, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंगल्स ऑफ डीटीडी बिल्डिंग इन प्यास आर रिस्पेक्टिवली 33.65 डिग्रीज है और 73.26 डिग्रीज है, 6 डिग्रीज है। You can use Google Earth to find the latitude and longitude angles of point on Earth at any location. ठीक है, कन्वेंशन, एक और कन्वेंशन है कि longitude angle of prime meridian is of course equal to 0. longitude prime meridian जो है उसका 0 है। अगर आप ईस्ट की तरफ मूव करें तो हम इसको पॉजिटिव लेते हैं 0 से 180 तक, ठीक है, और वेस्ट की तरफ डिक्रीज इन द वेस्टवर्ड फ्रॉम 0 टू -180। ठीक है, जो प्राइम मेरिडियन है उससे ईस्ट की तरफ 0 से लेकर 180 तक। ठीक है, अगर वेस्ट में कोई सिटी है, फॉर एग्जांपल कनाडा है, कनाडा का लॉन्गिट्यूड एंगल आप कहेंगे कि इसका माइनस में बी 30 डिग्रीज, -40 डिग्रीज और समथिंग लाइक दैट। वेस्ट की तरफ मूव करके -180 तक चले जाएंगे, ईस्ट की तरफ से मूव करके +180 की तरफ चले जाएंगे। ये तो हम आगे इक्वेशंस इस्तेमाल करेंगे सन की पोजीशन को फाइंड करने के लिए, तो उसमें हम लॉन्गिट्यूड और जो है एंगल्स ईस्ट की तरफ हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ पॉजिटिव लेंगे और वेस्ट की तरफ नेगेटिव लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अमेरिका में कोई बंदा सन की पोजीशन को फाइंड करना चाहता है अपनी लोकेशन पे, तो अपनी लोकेशन के लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड एंगल बंदे को पता होना चाहिए। तो अमेरिका में अगर कोई बंदा है तो वो अपने लॉन्गिट्यूड को नेगेटिव लेगा, जबकि अगर पाकिस्तान में कोई बंदा सन की पोजीशन को फाइंड करना चाहता है तो वो उसको पॉजिटिव लेगा लेटीट्यूड एंगल को। इज इट क्लियर? यस सर। इज इनफ आई थिंक। ले ठीक है, अब थोड़ा सा ये स्लाइड्स असल में यहाँ पे उस तरीके का इंटरेक्टिव, ये हाईली इनकन्वीनियंट वे ऑफ टीचिंग, ठीक है, इसमें वो नहीं रहता है एक ऑर्डर और सीक्वेंस और फ्लो, बड़ा मुश्किल है इसमें। लेकिन एनीवे आप जरा पढ़ के आए, ये स्लाइड्स को पढ़ के आएंगे तो उसका फायदा ये होगा कि बहुत सारी चीजें पहले से आपको पता होंगी, तो मेरा भी फ्लो बेहतर हो जाएगा और मुझे जो है ना थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, मतलब हम वी आर वेरी मच स्लो। चले, थैंक यू वेरी मच बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, एक मिनट फोन बता। जी सर, ये आपने जो असाइनमेंट में प्रॉब्लम्स दी हैं उसका मैं पूछना था, वो टोटल एरिया ऑक्युपाइड बाय 15% एफिशिएंट फोटोवोल्टेइक सेल्स टू हार्वेस्ट सोलर एनर्जी वाला किस तरह करेंगे, एरियाज किस तरह फाइंड करेंगे? इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज अगर आपको पता हो जो सोलर रेडिएशन से फॉर एग्जांपल 200 वाट्स जो फॉल करती है जमीन के सरफेस के, 200 वाट्स पर मीटर स्क्वायर है। जी सर। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सोलर उसकी एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई करें। जी सर। तो पावर पर मीटर स्क्वायर एरिया जो सोलर पैनल जो है वो हार्वेस्ट करेगा वो आ जाएगी। जी सर, ऐसी है। कितनी, एक सोलर पैनल मसलन 200 वाट्स पर मीटर स्क्वायर, अगर ये सोलर रेडिएशन जमीन के ऊपर फॉल कर रही है, वहां पे आपने एक सोलर पैनल लगाया, बिल्कुल, और वो 20% एफिशिएंट है, तो कितनी पावर वो हार्वेस्ट करेगा? 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे ख्याल में 40 वाट्स बन जाएंगे। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, 40 वाट्स, इसका मतलब है फोटोवोल्टाइक सेल जो है आपको 40 वाट्स पर मीटर स्क्वायर देगा। जी सर। ठीक है, 40 वाट्स पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, कितना एरिया होगा, टोटल पावर आपकी कितनी चाहिए आपको? 200 वाट्स चाहिए थी। तो 200 वाट्स चाहिए ना, इसका मतलब है कि एरिया आपको 40 वाट्स पर मीटर स्क्वायर है, तो 200 वाट्स के लिए आपको कितना कितना चाहिए? 200 वाट्स डिवाइडेड बाय 40 वाट्स पर मीटर स्क्वायर, तो 5 टाइम्स एरिया ज्यादा 200 करना वाट्स होगा।
आपके पास एरिया आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 4 मीटर पर स्क्वायर। सर ये तो यूनिट इसका नहीं होगा, ये तो रेशियो है सिर्फ। कौन सा? ये तो रेशियो आएगी ना, नहीं क्योंकि नहीं नहीं नहीं, आपको कितनी पावर चाहिए? आपको देखिए, आपने अपने घर के लिए बनाए तो आपको कितनी पावर चाहिए? आपको फॉर एग्जांपल 400 वाट्स की पावर चाहिए, इतनी पावर आपको चाहिए। जी सर, कितनी पावर चाहिए? 400 400 वाट्स वाट्स मुझे चाहिए, ठीक है। आपको चाहिए। 200 वाट्स पर मीटर स्क्वायर, ये अर- सोलर रेडिएशन जो फोटोवोल्टाइक सेल के ऊपर फॉल कर रही है, ठीक हो गया, सही है, उसके ऊपर इतनी फॉल ठीक कर है। रही है। उसको अगर मैं 0.2 के साथ ये इसमें बहुत सारी सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस भी होंगी। बिल्कुल 200 को जब 0.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 40 वाट्स पर मीटर स्क्वायर, यानी एक फोटोवोल्टाइक सेल है उसका उसकी एफिशिएंसी 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो मुझे 40 वाट्स देता है। जी सर। ठीक है, आपको कितने चाहिए? 400 वाट्स चाहिए, जी सर। डिवाइडेड बाय 40 वाट्स पर मीटर स्क्वायर। वाट्स बस सर क्लियर है सर, समझ आ गई, आगे हो जाएगा इंशाल्लाह। 10 मीटर। सर लेकिन अगर ये जाउल्स में गिवन हो तो उसमें भी यही तरीका कर सकते हैं ना? एनर्जी या वॉट्स नहीं, एक ही चीज़ है, एनर्जी और वाट्स एक ही चीज नहीं है ना। मतलब पर यूनिट टाइम का ही फर्क है। देखिए, अगर आपके पास बहुत फर्क है, इसमें बहुत फर्क है। आपके पास 100 जूल्स हैं, 100 जूल्स आप 1 सेकंड में 1 जूल आप खर्च करते हैं। जी सर, तो 1 वाट होगी। पावर कितनी हो गई? 1 वाट। 1 वाट हो गई। ठीक है, अगर 10 जूल्स पर सेकंड खर्च करते हैं, तो 10 वाट। अगर आप 50 जूल्स पर सेकंड खर्च करते हैं, 50 वाट्स। 50 वाट्स। 100 जूल जो थे उसको 1 सेकंड में खर्च किया तो पावर कितनी हो गई? 100 वाट्स। 100 वाट। ये फर्क है, बहुत बहुत ज्यादा फर्क है। सर तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में ना ये एनर्जी जो हमें दी हुई है वो जॉल्स में दी हुई है, तो उसमें हम ये तरीका लगा सकते हैं जो आपने अभी बताया है कि मतलब उसको उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके और फिर जितनी पावर चाहिए उसके हिसाब से हम कर लें। जॉल्स में एनर्जी गिवन है और मुझे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है अब प्रॉब्लम किस तरह का था। सर मैं 2.1 अगर बुक को एक मिनट में जरा देख लेता हूँ। 2.1 है ये। टू 2.1 की बात कर रहे हैं। जी सर, ये इसका लास्ट पार्ट जो है सिर्फ। नहीं, इसमें भी देखिए सिंपली एनर्जी से नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप सेम एनर्जी एक दिन में अगर आप हार्वेस्ट करना चाहें तो आपको बहुत ज्यादा सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। बात समझ गए ना? अगर आपने फॉर एग्जांपल 1000 जूल्स है, वेरी सिंपल, हम एक केस लेते हैं, 1000 जूल्स है। जी सर। ठीक है, अगर उसको आपने एक दिन में या 1 घंटे में हार्वेस्ट करना है तो आपको बहुत ज्यादा सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे फॉर इंस्टेंस। लेकिन अगर इसको आपने 20 दिन में हार्वेस्ट करना है तो आप एक पैनल लगाएंगे, उससे पहले दिन आपने कुछ किया, अगले दिन आपने कुछ किया, अगले दिन आपने कुछ किया, वो आखिर 20 दिन 40 दिन 50 दिन के बाद फिर आपके पास कितने हो गए? आपके पास जितने जूल्स आप हार्वेस्ट करना चाहते थे वो हार्वेस्ट कर लिए। एक तो ये है कि आप साइज बहुत बड़ा कर दें, टाइम कम कर दें।
लेकिन अगर टाइम को बढ़ाएंगे तो फिर साइज आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं। और एक साल के अंदर अगर आपने हार्वेस्ट करें, अगर एक साल में जो एनर्जी हार्वेस्ट करनी हो अगर आप एक दिन में हार्वेस्ट करना चाहें तो आपको तो बहुत ज्यादा सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे ना, बिल्कुल बहुत बड़ा एरिया कवर करना पड़ेगा अगर हम एनर्जी की बात करें। सही। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसी एनर्जी को आपने एक साल में करना है तो ये साल अगले दिन भी सन इज दियर, उससे अगले दिन भी सन वहां पे है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सोलर पैनल्स आपको बहुत कम लगाने पड़ेंगे। वही सोलर पैनल्स जो है वो पूरा उसमें, तो इसमें आपको ये करना पड़ेगा, इसकी पावर आप निकालें, आपके पास टाइम तो मौजूद है ना, अच्छा ये पूरे एनुअली है साल का मतलब। टाइम, सही तो सही टोटल समझ टोटल एनर्जी आप निकालेंगे तो एवरेज पावर आपके पास टोटल एक साल में कितने, 8760 जी सर मल्टीप्लाइड बस। बाय जी सर आगे बस कर लेंगे मल्टीप्लाइड इजी। बाय 3600, तो टोटल जो एनर्जी है उसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास पावर आ जाएगी। सही 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 सर, असल में इस पार्ट में साथ लिखा नहीं हुआ था ना कि वो एनुअली करना है, इसलिए हम कंफ्यूज हो गए थे। वो ऊपर लिखा हाँ हुआ है नहीं, इसमें तो क्लियर, वो। इसमें देखिए ना, what will be the total area occupied 15% photovoltaic cells to harvest solar energy equivalent to, ये देखिए tons of oil equivalent 13.51 into 10 to the power 9 tons of oil equivalent की बात की है, जी सर वो असल इतनी में एनर्जी पूरे साल की कंजम्पशन है ना। जी जी सर बस ठीक है आगे, क्योंकि पावर को तो फिर हम आगे कर ही लेंगे, वो इजी है। हाँ, इस एनर्जी को अगर आप एक दिन में करना चाहें तो आपको मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को शायद कवर करना पड़े फोटोवोल्टाइक से। फॉर एग्जांपल जी सर। अगर इसको पूरे साल में करेंगे तो फिर आपको साइज कम करना पड़ेगा, यस सर समझ आ गई। बात समझ गए ना, जी सर क्लियर है आप। ये चीज है। तो उसमें बेशक आप यू कैन हैव सम अजम्पशंस एज वेल, उसमें कोई चीज एज्यूम करें और आप जरा पढ़ेंगे थ्योरी को, थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये चीज थोड़ी सी पढ़ेंगे तो वहां से आपको फिर मेरे ख्याल में अजम्पशंस बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। जी सर समझ आ गई, अब आसान है। ठीक है, ठीक है सर थैंक ठीक है, यू। चले अगले फिर उसी जो हमारी रूटीन में जो क्लासें होती उसी टाइम पे फिर इंशाल्लाह हम क्लासें लेंगे। ठीक है, ठीक है सर मंडे को एनी इंशाल्लाह। अदर क्वेश्चन सिर्फ आप ही पूछते हैं, कोई और पूछता नहीं है, तो बाकी लोग मौजूद भी होते हैं या बस ऑनलाइन कनेक्ट होकर गायब हो जाते हैं? हाँ, सभी इज सभी दियर? सभी का नेट का मसला है शायद। उमर तारिक है? यस सर प्रेजेंट। अच्छा गुड, समझ आ रही है बेटा? यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब्दुल्ला भी मौजूद है?